हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो अधिगम वाले टॉपिक में हम आज पहुंच चुके हैं अपने भाग 3 की तरफ। भाग लास्ट भी है, ये अपना फाइनल जो वीडियो है अधिगम से रिलेटेड वो है। और काफ़ी शानदार हम अपने शुरू के जो 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, भाग 1 और भाग 2। उसमें भाग 1 है, उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि ज़्यादातर हैं जो परिचित चीज़ें थी उनको पढ़ने में थोड़ा ऐसे लगता पॉजिटिवनेस भी रहती है। तो उन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं भाग 3 की। और भाग 3 में जैसे पहला हमने व्यवहारवाद में जितने सिद्धांत थे उनको कंप्लीट कर लिया था। उसके 1-2 सिद्धांत बच गए थे, भाग 2 में कंप्लीट हो गए अपने। अब संज्ञानवाद में हमने जीन पियाजे से रिलेटेड जो टॉपिक है या अंतर्दृष्टि वाला कोहलर का प्रयोग है, चाहे अल्बर्ट बंडूरा की बात हमने की हो, ये कंप्लीट होने के बाद आज हम बात करेंगे 5वां जो अपना सिद्धांत है संज्ञानवाद में, वो है क्षेत्रीय सिद्धांत। अब ये जो थ्योरी है क्षेत्रीय सिद्धांत की, इसका मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया है इसको। तो कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ेगा पहली बार तो उसका माइंड है जो क्या रिफ्लेक्शन देगा, क्या चीज़ें उसके दिमाग में आएगी, ये थोड़ा सा उलझा हुआ सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार क्या क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्र का क्या फर्क पड़ेगा, आदमी है जो एक तरीके से व्यक्ति का व्यवहार है, वो व्यक्ति और वातावरण की उपज है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। कल जैसे हम पढ़ रहे थे, जैसे अंतर्दृष्टि वाला है, वो कोहलर वाला है, तो वो आराम से कोई भी स्टूडेंट है जो उसको समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में भी कुछ जगह लागू होती है। अब यहाँ एक क्षेत्रीय सिद्धांत है, थोड़ा सा इसका उल्टा है, फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये थोड़ा लेवल का सिद्धांत है, वैसे हम लेवल के उदाहरण ले लेंगे। जैसे क्षेत्रीय सिद्धांत में इन्होंने ये बात कही है, एक जैसे कुर्ट लेविन है, ये आपको याद है कंप्लीट, ये जर्मनी के थे, 1917 में ये दिया था। सामाजिक हो चाहे संगठनात्मक विकास की बात करें, चाहे समूह गतिशीलता की बात करें, सबका इन्होंने प्रतिपादन किया। अब सबसे मेन इनका जो कथन है, ये जो सिद्धांत है अपना तल रूप वाला, तो इसमें व्यवहार की बात की गई है। व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद व्यवहार को माना गया है। मतलब व्यक्ति है जो वातावरण के प्रति क्या रिएक्शन देता है, या वातावरण है जो व्यक्ति पर किस लेवल तक प्रभाव डालता है, वो चीज़ें उसके व्यवहार को डिफाइन करती है। अब कुर्ट लेवी ने जीवन क्षेत्र के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या कर दी, यानी कि जो लाइफ स्पेस है, हालांकि स्पेस का मतलब हो गया स्पेस, और यहाँ पर स्पेस का मतलब हम थोड़ा ऐसे लगा सकते हैं, जैसे हम एक तो हिंदी का एक मुहावरा आपने सुना होगा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो मुल्ला है, उसका घर और मस्जिद है जो वो उसका लाइफ स्पेस हो गया एक तरीके से, कि उस लेवल तक वो काम कर रहा है। और चीज़ों में जैसे आज चंद्रयान है जो सुपर लैंडिंग कर गया, तो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, आपने नाम सुना होगा, है ना, ये तो जरूरी नाम सुना होगा। या एस सोमनाथ के अलावा भी और हैं, जैसे सैटेलाइट को डिजाइन किया था अपने क्या नाम एम शंकरन ने। या एक महिला मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम भी आपने डॉक्टर के कल्पना का नाम सुना होगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रोजेक्ट है उसको डायरेक्ट किया था, मतलब कि पूरा मेन काम था वो उन्होंने देखा था। इसके अलावा एक दो और हैं, एक उन्नी कृष्णन नावर नावर का नाम दिया था। उनका जो लाइफ स्पेस है वो ऐसा है कि वो चंद्रमा तक गए हैं धरती से, मतलब उनका जो उन्होंने जो सैटेलाइट बनाया है, चंद्रयान बनाया है, वो तो एक तरीके से वो है जो उनके व्यवहार को डिफाइन करेगा, या ये चंद्रमा तक है जो उनका लाइफ स्पेस है, जीवन क्षेत्र है। और वो है जो इसके आधार पे मानव व्यवहार की व्याख्या करते हैं। अब हर एक व्यक्ति का लाइफ स्पेस रहेगा, उसके आधार पे वो चीज़ें हैं जो मतलब आगे से आगे है जो डिफाइन की जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेविन के अनुसार। तो लेविन है, कुर्ट लेविन है जो क्या कहते हैं इस नियम में, तो बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है। जैसे चंद्रमा है, मैं बालक नहीं कह रहा हूँ, जो एस सोमनाथ है या भारत सरकार है वो बालक नहीं है, लेकिन हम थोड़ा उदाहरण ले रहे थे। उनका उद्देश्य था कि भाई हमें चंद्रमा तक जाना है, तो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया, और आज हम बात कर रहे हैं कि वो हाँ जो सफल रहे। यानी उद्देश्य भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कारण बनता है, मतलब मोटिवेशन को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है। जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, कहीं जीवन का वातावरण का मतलब हम पूरा जो अपना जीवन बिता रहे हैं, जैसे 24 घंटे जो किस परिवेश में अपना निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अधिगम का आधार है। हम जो चीज़ें सीखेंगे उन पर उस वातावरण का, जिस वातावरण में हम जीवन जी रहे हैं, अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। वेक्टर्स, लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति, हालांकि एक तरफा दे रखा है यहाँ। वेक्टर्स का मतलब होता है लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति, और कभी कभी लक्ष्य के पास जाने से रोकने वाली शक्ति है, उसको भी हम, बाधा को भी हम वेक्टर्स ही कहेंगे। यानी कि ये वेक्टर्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति या लक्ष्य तक जाने से रोकने वाली शक्ति, वो कहलाती है वेक्टर्स।
प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा पर बल। ये जो शब्द है प्रत्यक्षीकरण, ये हमने कल भी पढ़ा था। प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी समस्या है उसको आप अगर गहराई से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, तो फिर वो प्रत्यक्षीकरण आपने कर लिया है। तो कोई भी मोटिवेशन है वो प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा पर डिपेंडेंट रहेगा। इस तरह का विचार लेविन का था। अब कुर्ट लेविन ने इच्छा के स्तर का मतलब इच्छा है जो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे जीवन में। कोई भी लक्ष्य है, जैसे तो मोटिवेशन के दूसरे बाद हमने अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में पढ़ा था, अभिप्रेरणा के बाद दूसरे नंबर पे जो विल पावर है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है अधिगम में। तो इच्छा का स्तर मतलब आपकी जितनी प्रबल इच्छा होगी उतना ही आप है जो लक्ष्य की तरफ जा पाएंगे। फिर हो गया लक्ष्य आकर्षण, कि लक्ष्य किस लेवल का है, कितना आकर्षित कर रहा है आपको, वो भी चीज़ है। स्मृति की गतिशीलता, आपकी आपकी जो मेमोरी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और आपको उसके बदले में जैसे आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो क्या इनाम मिलने वाला है, या फिर कोई भी ऐसी गड़बड़ चीज़ है तो उस पर आपको क्या दंड मिलने वाला है, सजा मिलने वाली है। स्मृति की गतिशीलता पर ये सारी चीज़ें हैं, इन पर उन्होंने बल दिया है। बल दिया का मतलब इन चीज़ों को अधिगम में इम्पोर्टेंट माना है। कुर्ट लेविन ने मानवीय व्यवहार, अभिप्रेरणा और वातावरण के संबंध पर बल दिया है। इसका मतलब ये सबसे पहले देख चुके हम कि मानव का व्यवहार है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से और इन्वायरमेंट से आपस में जो कनेक्टेड रहता है। कुर्ट लेविन गणितज्ञ थे। अब गणितज्ञ अगर कोई भी है तो प्रत्यक्षीकरण की बात करेगा ही करेगा, निश्चित रूप से वो ये विचार लाएगा कि भाई है जो प्रत्यक्षीकरण के कारण चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अब गणितज्ञ थे और उनके सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा सिद्धांत जो शामिल किए उन्होंने। लेविन अधिगम या मानव के व्यवहार को उसकी वर्तमान परिस्थिति में उपस्थित बल व प्रतिबल का परिणाम मानते हैं। बल व प्रतिबल का मतलब हो गया पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें। वो जैसे पॉजिटिव चीजें ज्यादा अच्छी हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चीजें ज्यादा अच्छी हैं तो नेगेटिव हो जाएगा रिजल्ट। और यहाँ पर एक बढ़िया सा फॉर्मूला भी दे रखा है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बी लिखा है मतलब कि हो गया बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानव का जो व्यवहार है, जैसे अधिगम भी हो रहा है तो उसमें परिवर्तन होगा, वो सारी चीजें हैं। फिर एफ, पी और ई, यानी पी और ई दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। इन्वायरमेंट है और पर्सन मतलब व्यक्ति है वो, और वो चीज भी यहाँ पर एफ है, इसका मतलब भी आगे दे रखा है, यहाँ पर हमें देखना चाहिए। फंक्शन ऑफ रिजल्ट मतलब ऐप लिख दिया है, हम इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं। परिणाम जस्ट इसी के बाद में लिखा हुआ है लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया, तो अब ध्यान चला गया है तो हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ हो गया व्यवहार, यहाँ हो गया फंक्शन ऑफ यानी रिजल्ट, यहाँ हो गया व्यक्ति, और यहाँ हो गया उसका इन्वायरमेंट, समग्र वातावरण। यह है अधिगम को सापेक्षिक क्रिया मानते हैं। अब ये जो शब्द है ना सापेक्षिक क्रिया, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी कि कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो अधिगम को सापेक्षिक क्रिया मानता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, उसमें 4 नाम आ जाएंगे, और वो जो 4 नाम आएंगे उसमें अपने मतलब किसी प्रकार का लफड़ा नहीं हो, इसके लिए आपको याद रखना सापेक्षिक का मतलब आपको ये समझना है। जैसे कोई एक वस्तु है जो ए यहाँ पर है, तो जब ए वस्तु यहाँ पर है तो बी वस्तु यहाँ पर होगी। जब ए वस्तु है जो यहाँ बढ़ जाएगी तो अब उसके सापेक्ष में अगर हम बात करेंगे तो बी ऑटोमेटिक यहाँ जाएगी, यानी उनमें जो स्थिति है वो इस तरह से। या फिर ए वस्तु यहाँ आ जाती है तो बी है जो यहाँ आ जाएगी। तो ये जो इनकी व्यवस्था है हम जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, तो ये है जो सापेक्षिक स्थिति है। यानी जो अधिगम की क्रिया है वो भी एक तरीके से सापेक्षिक क्रिया है। अब सापेक्षिक क्रिया है अधिगम में कैसे है, जो देखो जैसे मोटिवेशन है जो बहुत हायर लेवल पर है, और बाकी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं, तो अधिगम भी बहुत बढ़िया लेवल पे होगा। और ये चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, मतलब कि न तो मोटिवेशन है न ही और कोई संसाधन वगैरह सपोर्टिव है, तो फिर अधिगम है वो भी उसका स्तर भी कमजोर रहेगा। इसको हम कह सकते हैं सापेक्षिक क्रिया। आप जैसे एफर्ट कर रहे हैं आजकल जो 8-10 घंटा निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मतलब साल भर तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप ये चीजें जो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सापेक्षिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, अब हालांकि हम यहाँ अधिगम की बात कर रहे हैं लेकिन एक शब्द और भी आया है। अगर आप पॉजिटिवनेस के साथ 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-10 भी नहीं गए तो भी 6-7 घंटे कम से कम पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ रहे हैं तो सच्चे मन से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि दिखावा करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब एक विद्यार्थी और मान लो जो कि इस समय जो वही लगा हुआ है दुनिया, मतलब कि मजे ले रहा है, जिंदगी का आनंद ले रहा है, तो जब रिजल्ट आएगा तो वो सापेक्षिक आएगा। मतलब जिसने पॉजिटिव पढ़ाई की है उसके अंक ज़्यादा आएंगे, जो लगा रहा बहुत बढ़िया से मेहनत की
और जो टालता रहा या फिर वास्तव में मन लगा कर नहीं पढ़ता है, केवल दिखावा करने के लिए पढ़ रहा था, तो फिर वो भी सापेक्षिक रिजल्ट ही आएगा, सापेक्षिक रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी हालत है जो खराब होने वाली है। जैसे अभी यहाँ स्क्रीन की, अपने यहाँ स्क्रीन की हालत खराब हो गई, सीधा मैं यूट्यूब पे चला गया हूँ, वो भी ऐसे यूट्यूब पे चला जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से दो चीज़ें हो सकती हैं, वो भी सापेक्षिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। हम जो पॉजिटिव चीज़ें भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। तो सूत्र आपको याद रह जाएगा, B बराबर F/P/E। और ये फंक्शन ऑफ है, फंक्शन ऑफ का मतलब हो गया रिजल्ट, परिणाम। कुर्ट लेविन है जो कुछ चीजें हैं उनको इसके साथ जोड़ते हैं, तत्व बताते हैं। भर्त्सना, भर्त्सना का मतलब होता है किसी तरह की आलोचना वगैरह जो भी है। लक्ष्य है और अवरोध, बहुत सारे बैरियर भी, कोई भी टारगेट हम अचीव करना चाहेंगे तो बैरियर आएंगे। जैसे हम दिन में 5 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं, 6 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं, उसमें बहुत सारे बैरियर आएंगे। सबसे खास बैरियर तो अपना मोबाइल खुद ही है। बहुत सी बार हम जो मतलब कि एक क्लास देखना चाह रहे होते हैं और उधर एक बार हमने शॉर्ट पे एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद वो स्क्रॉल होता रहा, 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। इस तरह की स्थिति बन सकती है, तो वो उसको अवरोध कह सकते हैं हम, है ना। बाकी लक्ष्य तो ही है, सब दिमाग में लेके चलते ही हैं। इस सिद्धांत को टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी अगर शब्द आ जाए तो वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत से, फील्ड थ्योरी से जुड़े हुए हैं। लेविन का अधिगम सिद्धांत। अब इस अधिगम सिद्धांत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें समझना है, तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे एक तो दिया है जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। इसका अंतर्गत एक बालिका पर प्रयोग किया। अब बालिका पर प्रयोग क्या किया? अब बालिका को, जैसे एक बालिका है और उसको एक कोई खिलौना है, उसको प्राप्त करना है। अब खिलौना प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करती हैं, वहां तक पहुंचती हैं, तो पहुंचने के दौरान कुछ उसके सामने हैं जो बाधाएं भी आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करके वो उस तक पहुंच जाती हैं। अब पहुंच जाती हैं तो काम है जो कंप्लीट हो गया, लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब ये जो क्षेत्र था, जैसे हम चंद्रयान वाली बात कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में तो समझ आएंगे। ये जो स्थिति है बालिका की उस लक्ष्य तक पहुंचने की, ये जो क्षेत्र है ये उसका लाइफ स्पेस है एक तरीके से, ऐसे आप जो इसको समझ सकते हैं। मतलब दोनों प्रकार के, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी है, और फिजिकली क्या बैरियर वगैरह आ रहे हैं। जैसे लास्ट में यहाँ लाइन मिल जाएगी मैं, इसमें भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण शामिल होंगे निश्चित रूप से। वेक्टर्स, वेक्टर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ऐसी शक्ति जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लक्ष्य पॉजिटिव होगी तो लक्ष्य की ओर ले जाएगी, नेगेटिव होगी तो लक्ष्य से दूर रखने का प्रयास करेगी। संस्थिति विज्ञान, अब संस्थिति विज्ञान है ना, ये शब्द तो ऐसे देखेंगे तो सोरे हुआ संस्थिति विज्ञान और कोई बहुत टॉप होगी, लेकिन यही टोपोलॉजी शब्द है वो संस्थिति विज्ञान के लिए ही लागू होता है। और ये शब्द आया है फिजिक्स से या फिर हम मैथमेटिक्स से इसको मान सकते हैं कि ये जो इस सिद्धांत में, क्योंकि वो गणितज्ञ थे तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखी थी उन्होंने, और उसके आधार पे उन्होंने यहाँ पर ये शब्द जो रख लिया। अब होता क्या है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे ग्राफ बनते रहते हैं अपने, वो ग्राफ बनते रहते हैं, उसका जो साइंस है वो संस्कृति विज्ञान है। ग्राफ किस चीज के बनेंगे? बहुत सी बार बहुत सारे जीवन में जो चेंजेज आएंगे, जैसे इसमें डिटेल में देख लेते हैं हम, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले बहुत सारे परिवर्तन, उतार चढ़ाव आदि आकृतिजन्य परिवर्तनों के लिए किया था। ये जो संस्कृति विज्ञान शब्द है इसका यूज, यह अभापीय, हालांकि अभापीय लिखा है, अमापीय रेखा गणित, जिसमें रेखा गणित आकृतियों की सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। लेविन ने इसका प्रयोग जीवन क्षेत्र की संरचना, संभावित प्रत्यक्षीकरण क्रिया के विस्तार को परिभाषित किया है, और ये नाम दे दिया उन्होंने संस्कृति विज्ञान। अब यहाँ मैथमेटिक्स में जैसे रेखा गणित है, अब रेखा गणित में हम ग्राफ वगैरह जो भी हैं सारी चीजें हैं, तुलना करके वहां पर चीजों को देख लेते हैं। तुलना करने का मतलब, जैसे आपने ग्राफ में देखा होगा कि कोई विद्यार्थी जैसे 2 घंटे पढ़ता है, फिर इधर दे दिया 4 घंटे पढ़ता है, इधर दे दिया 6 घंटे पढ़ता है, इधर नंबर दे दिया कि भाई जब 2 घंटे पढ़ता है तो उस समय उसके नंबर है जो 150 में से 60 ही आएंगे। फिर अगर वो 4 घंटे पढ़ता है तो 90 कर दिए इधर, और इधर कर दिए उसने 120 अगर वो 6 घंटे पढ़ता है, इस तरह से। और ये है जो उन्होंने इस तरह से ग्राफ बना दिया। तो ये चीजें यूज की उन्होंने, वो संस्कृति विज्ञान है, टोपोलॉजी है। मतलब ये एक उदाहरण है, एग्जैक्ट इसको हम लागू नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की स्थिति है वो कहीं ना कहीं गणित से उन्होंने अपने तल रूप पर ये जो सिद्धांत है इसमें ले ली। अब एक है कर्षण, कर्षण का मतलब होता है एक तरीके से किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न बल, जो अनुकर्षण पॉजिटिव हो सकता है, विकर्षण मतलब नेगेटिव हो सकता है वो।
हालांकि हम जैसे ये जो कर्षण शब्द हैं इसमें इसके आसपास के अन्य शब्द हैं उनको अगर देखें तो थोड़ा बहुत हमें लग जाएगा, मतलब कि संपर्क की स्थिति। और सदिश होता है, सदिश का मतलब कोई ना कोई एक साइड होती है। लेविन ने अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया क्या कहा है, तो ये हम देख चुके हैं, पहले भी बात आगे की है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन से सिद्धांत में अधिगम सापेक्षिक प्रक्रिया माना गया, तो ये है जो क्षेत्रीय सिद्धांत है। अधिगम की भविष्यवाणी सामान्यकृत ना होकर वैयक्तिक एवं सदैव है। सामान्यकृत मतलब कि जनरली हम किसी के लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन पर्सनली किसी की स्टडी रिसर्च वगैरह किसी के ऊपर की जाए तो हम कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। और सदैव का मतलब वो चीज़ है जो हमेशा सही होगी। अधिगमकर्ता को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना है। अधिगम के नियोजन, संगठन, व्यवस्थीकरण, समूह गति, शाखा और आदि है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे निश्चित रूप से। अभी जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसका जो पूरा टाइम टेबल है, क्या सिस्टम है, कब उसको उठना पढ़ना, क्या है कहानी, तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उसके अधिगम में इम्पोर्टेंट होती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों को जो समझ सकते हैं। अभिप्रेरणा, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान, जीवन दायरे का ज्ञान, ये है जो इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ें। तो ये कहानी थी। अब तक जो हम बात कर रहे थे लगभग 15 मिनट लग गए, लेकिन ये पूरा टॉपिक है जो आपका बहुत अच्छे से समझ स्पष्ट हो गया होगा। पूरा एक जो फॉर्मूला है उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, BFPE, और इसको कैसे भी करके याद रखना है। B हो गया, F हो गया, फिर यहाँ पर P हो गया और N2 हो गया E। ये E है जो स्मॉल लेटर में भी आ सकता है, वो स्मॉल कैपिटल का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कुर्ट लेविन जर्मनी के थे, 1917 में सिद्धांत दिया था। खूब सारे उपनाम है वो भी आपको याद रखने हैं। जीवन दायरा है, वेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे संस्कृति विज्ञान हमने खूब डिटेल में देखा है। कर्षण शब्द भी आया था जो कि सदिश होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। लाइफ स्पेस की बात की थी हमने, ए से लेकर बी तक हमारा टारगेट है, तो यहाँ जो ये जो इन्वायरमेंट है ये पूरा जो हमारा लाइफ स्पेस कहलाएगा। और अब हम आगे बात कर रहे हैं, एक सापेक्षिक प्रक्रिया शब्द है जो ये यहीं आया था अपना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लगता है ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे छठे नंबर पे अपने पास टॉपिक है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी। साइन का मतलब हो गया हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त नहीं कर सकते का मतलब व्यक्त करने की आवश्यकता भी नहीं है, कहीं पर व्यक्त करने की आवश्यकता भी उसको नहीं है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपने साइन लैंग्वेज सब सुना होगा, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं या इस तरह की कोई टेक्निकल समस्या है, तो वहाँ पर साइन लैंग्वेज वगैरह काम आती है। वही साइन लर्निंग थ्योरी है जो यहाँ पर अव्यक्त अधिगम के रूप में है जो हम पढ़ रहे हैं। और इसी को और देखो, संकेत संकेतन ये आ ही गया है शब्द। उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत, संकेत संकेतन सिद्धांत भी कहते हैं, प्रत्याशात्मक सिद्धांत भी उसको कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी, प्रतीक अधिगम सिद्धांत या लुप्त अधिगम, चिह्न अधिगम सिद्धांत, हाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, साइन सिंबल। आजकल जैसे आपने सोशल मीडिया बहुत सारे इमोजी वगैरह देखे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं चिह्न से रिलेटेड है, ये साइन से रिलेटेड है। हम कोई भी एक वो जो इमोजी यूज किया जाता है उसके आधार पे ही समझ जाते हैं कि क्या है। जैसे गुस्सा करता हुआ आ गया तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाले को इस बात पे गुस्सा आ रहा है, या फिर थोड़ा वो जैसे निराश जैसा चेहरा बना के बता दिया, या फिर थोड़ा हंसता चेहरा बना दिया, तो वो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरी ही है, इस सिद्धांत से लिए गए हैं वो टेक्निक। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, जैसे प्रतिपादक का नाम तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, एडवर्ड टोलमैन। टोलमैन का है चयन सिद्धांत, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे से। बाकी एक चूहे का प्रयोग है जो टीमेज बुलबुले पर प्रयोग किया था, वो आगे हम देखेंगे। तो बात करते हैं, विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। मोलार व्यवहार, लक्ष्य निर्देशन पर बल, हम अर्थ सीखते हैं गति नहीं। तो बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में जब ट्रांसलेट होते हैं गणित अंग्रेजी की किताब से, गणित की किताब से नहीं अंग्रेजी किताब से, तो उस समय जो उनको आगे पीछे कर देता है गूगल, और वही चीज़ें किताब में छप कर आती हैं, तो बहुत सी बार हमें जो उसको समझ नहीं पाते हैं किताब में। लेकिन यहाँ हम ऐसे समझना है कि कोई भी चीज़ है उसका मीनिंग क्या है, उसको हम समझते हैं, सीखते हैं, हम अपने जीवन में उतारते हैं, न कि उसकी जो स्पीड है, गति है उसको। प्रतिपादक हैं एडवर्ड टोलमैन, अमेरिका के हैं, प्रयोजन मुल्क संप्रदाय से संबंधित है, प्रयोजन मुल्क संप्रदाय से रिलेटेड है, ये तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन एडवर्ड टोलमैन नाम तो पता होना चाहिए हमें। पुस्तक है उनकी शानदार, पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, मतलब उद्देश्य, पर्पज यानी किसी भी उद्देश्य को लेकर जो व्यवहार किया गया है, चाहे जानवरों में हो चाहे इंसान पर हो। चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था 1932 में,
और एक भूल भुलैया। भूल भुलैया का गेम छोटे बचपन में थे तब कोई पत्र पत्रिका में किया खेला होगा, देखा होगा आपने। वही सेम कहानी है जो उन्होंने यहाँ पर इस प्रयोग में रखी थी। ये जो फोटो नजर आ रहा है वो उसी टीनेज का या भूल भुलैया का है। अब जो विशेषताएं हैं का मतलब हो गया, ये पूरा प्रयोग किया जैसे टोलमैन ने, तो इसमें बहुत सारी चीजें होगी ना। जैसे चूहे के ऊपर प्रयोग किया तो क्या क्या चीजें उन्होंने नोट की, वो चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। सुनिश्चित लक्ष्य की व्यवहार का नियमित नियमन करता है। नियमन का मतलब हो गया एक तरीके से उसको व्यवस्थित करते हुए काम करता है। परिणामों की तुलना में मार्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है इसको अगर कोई स्टूडेंट समझ लेता है तो वो बहुत फायदे में रह सकता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में ये चीज़ है जो बहुत मतलब लेवल तक समझ में आनी चाहिए। कैसे कि जैसे आप एग्जाम देंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, वो एग्जाम देंगे और आपके दिमाग में है वो भरा हुआ है, क्या है, परिणाम। परिणाम दिमाग में भरा हुआ अभी कि भाई रिजल्ट आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। अब ये थ्योरी कह रही है कि परिणामों की तुलना में मार्ग अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसका मतलब क्या है, जो समझो कि जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है कि क्या आएगा कैसा आएगा। मार्ग का मतलब है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या सिस्टम आपने बना रखा है, कैसे आप काम कर रहे हैं, डेली 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या और भी जो चीज़ें रिसर्च की जा सकती हैं। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भले गवर्नमेंट चेंज हो जाए, भले पॉलिसियाँ चेंज हो जाए, लेकिन सिलेबस में से वो चीज़ें हटेगी नहीं। जैसे मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान निश्चित रूप से रहेगी। अगर आप टीचर बनेंगे, कोई सी भी सरकार आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन साइकोलॉजी रहेगी। तो इस साइकोलॉजी को आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। कुछ जैसे थर्ड ग्रेड टीचर की अगर हम बात करें तो उसमें जो मैथमेटिक्स हैं, उसमें नॉर्मल हिंदी है, नॉर्मल जो इंग्लिश है, उसकी ग्रामर निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। अब हो सकता है कि उसका जो जैसे अभी 8-9 क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी हिंदी के इनके, वो थोड़े ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसी कहानी बन सकती है। अब ये जो काम आप करेंगे ये है जो मार्ग है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस जो है आपकी, अगर जैसे आप टेस्ट हैं जो मन से नहीं दे रहे हैं, उनको स्किप कर रहे हैं, या अभी जैसे क्लासें वगैरह जो भी हैं उन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब वैकेंसी आ जाएगी अचानक से, और रिजल्ट को देखो, वैकेंसी आने को और रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता, वो चीज़ें होगी ही, रिजल्ट भी आएगा एक दिन। अब ये प्रोसेस आपकी एक नंबर थी तो फिर रिजल्ट भी एक नंबर रहेगा। और प्रोसेस है जो आपकी गड़बड़ हो गई, जो मार्ग है उसमें आप तो बैठ गए कहीं सो गए आराम से, तो मस्त रहो, फिर सोते रहो, अगली बार वापस कहानी शुरू हो जाएगी, उसमें वापस से आपको जो परिणाम की टेंशन लेनी पड़ेगी। तो ये दूसरी जो लाइन थी इसको जरूर समझना चाहिए, परिणाम की तुलना में मार्ग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिगम की सत्ता होती है। जो प्रोसेस होती है नॉलेज की, वो है जो कहीं ना कहीं अधिगम की सत्ता है। एक तरीके से अधिगम का पूरा मूल है वो वही है, जो प्रक्रिया होती है वो। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। पर्यावरणीय उद्दीपकों का मतलब क्या हो गया, हमारे परिवेश में जहाँ पर हम हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देख कर हैं जो हम मोटिवेट होते हैं, हमारा व्यवहार है उनके प्रभाव में आता है। उसके अनुसार लक्ष्य में मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं। चूहों पर भूल भुलैया में ये प्रयोग किया गया। इसमें प्राणी प्रतीक का अर्थ सीखता है, इसीलिए प्रतीक अधिगम भी कहलाता है। ये प्रतीक का मतलब जैसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इस तरह की जो बात आती है ना, वही शब्द है ये। मात्राएं जो गलत लगी हुई है उसके आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्रतीक का मतलब जैसे भारत का तिरंगा झंडा आपको नजर आ गया तो उससे पूरा आपके माइंड में जो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक इंडिया से रिलेटेड होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर टोलमैन का सिद्धांत है वो विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, ये बात कही गई है। मतलब व्यवहार है जो कहीं ना कहीं वो इसमें है जो एक तरीके से उड़ेल दिया गया है। इसके अलावा वाटसन का व्यवहारवाद, मैकडूगल का हार्मिक मनोविज्ञान, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण व संज्ञानवाद पर आधारित है। ये क्या है, ये एक तरीके से पूरी खिचड़ी है। कौन सा सिद्धांत, अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत, यानी कि जो साइन लैंग्वेज वाला, साइन लर्निंग वाला सिद्धांत है वो विशुद्ध व्यवहार खुद है। वाटसन का व्यवहारवाद बीच में आ गया, मैकडूगल का हार्मिक मनोविज्ञान भी आ गया, गत्यात्मक मनोविज्ञान वुडवर्थ भी आ गया, गेस्टाल्ट भी आ गया, मनोविश्लेषणवाद भी आ गया सिगमंड फ्राइड का, संज्ञानवाद भी आ गया जीन पियाजे का। ये सारी चीजें जो इसमें मिक्स हो गई। ये सिद्धांत स्थान अधिगम,
प्लेस लर्निंग या गुप्त अधिगम, है ना, लेटेंट पुरस्कार प्रत्याशा, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी से पर बल देता है। ये सारी चीजें हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज है, ये जो सिद्धांत है वो डिपेंडेंट है। एक तो जगह पर, जगह का हो गया, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी हैं जो गुप्त हैं, उन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, या फिर इम्पोर्टेंस है उनकी भी, इनाम की भी इम्पोर्टेंस मानी है, पुरस्कार की भी इसने। अब टोलमैन प्रणाली का नवीन रूप क्या है? आधुनिक जो चीजें हैं उनमें टोलमैन की कहानी क्या है? तो उसमें देखो 1949 में टोलमैन ने प्रणाली का नवीन रूप दिया। होती है बहुत सारी चीजें, जैसे मोबाइल अपडेट होता है, उसका वर्जन नया आ जाता है, वही कहानी यहाँ पर भी है। ये सिद्धांत पहले दिया, उसमें कुछ चीजें हैं जो उन्होंने अपडेट की, और उन्होंने 6 प्रकार के अधिगम बताए, जिसमें एक कैथेक्स है। चालक और लक्ष्य के बीच में विकसित होने वाले धनात्मक या ऋणात्मक संबंध है, वो क्या कहलाते हैं? कैथेक्स कहलाते हैं। याद हो जाएगा कैथेक्स का संबंध किससे है? तो विच्छिन्न अधिगम सिद्धांत से है, ऐसे याद रखना आपको। समतुल्य विश्वास, समतुल्य विश्वास का मतलब हो गया लक्ष्य तथा उपलक्ष्य में उपस्थित संबंधों के ज्ञान को समतुल्य विश्वास कहा जाता है। क्या हो गया? लक्ष्य और उपलक्ष्य, उनमें जो कनेक्शन है वो चीज है जो समतुल्य विश्वास कहलाती है। और क्षेत्र प्रत्याशाएं, चिह्न स्वरूप प्रत्याशाओं से है जिनसे छोटे छोटे रास्तों का प्रयोग होता है, वो क्षेत्र प्रत्याशाएं कहलाती है। फील्ड एक्सपेक्टेंसी शब्द है जो थोड़ा प्रोनाउंस में मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल हो जाता है बहुत सी बार, लेकिन ठीक है, अंग्रेजी शब्दों को मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, और हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है कि जो मनोविज्ञान में एग्जामिनर है जो दिमाग लगा लेते हैं कुछ, हालांकि हमारे पास जो ट्रांसलेशन होता है, हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है, इंग्लिश भी होता है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी का, इसी को हिंदी में लिखते हैं तो ट्रांसलेट करके नहीं लिखते हैं। जैसे फील्ड है तो फील्ड को यहाँ क्षेत्र लिखा है, वो ऐसे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं फील्ड, और फिर ये शब्द आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा हमें देखना चाहिए किताब में भी अगर लेखक ने ये चीज़ ध्यान रखी है तो, क्योंकि बहुत सारी टर्म होती हैं जिनका हिंदी में मीनिंग अलग भी हो सकता है, और हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका अंग्रेजी में सेम मीनिंग भी हो सकता है, तो वो कहानी है। तो एक्सपेक्टेंसीज है ये शब्द, थोड़ा देखना आपको। इससे तात्पर्य क्या है? जो देखो, उन चिह्न स्वरूप प्रत्याशाओं, प्रत्याशाओं का मतलब कि हमें जो उम्मीद रहती है वो, जिनसे छोटे छोटे व्यक्ति छोटे रास्तों का प्रयोग करता है और लक्ष्य तक पहुंचता है। क्षेत्र ज्ञान विधियां, तो फील्ड कॉग्निशन मोड्स हैं, इसमें क्या आएगा? क्षेत्र ज्ञान विधियां अधिगम में प्रयोग की जाने वाली जटिल मानसिक विधियां हैं। जटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा, उनको हम कह सकते हैं कि वो जल्दी से समझ में नहीं, अगर मानसिक विधियां तो जटिल होनी है। ये प्रत्यक्षात्मक हो गई, है ना, परसेप्चुअल, और स्मृत्यात्मक हो गई, या निष्कर्षात्मक उसको कह सकते हैं। प्रक्रियाओं पर आधारित क्षेत्र प्रत्याशाएं प्राप्त करने की योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब सबसे मेन होती है ये। चालक विभेदात्मकता, यानी कि चालक विभेदात्मकता एक ऐसा अधिगम है जिसमें प्राणी विभिन्न चालकों में भेद करना, अब नाम से पता चल रहा है कि चालक है वो कौन सा है, जो पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसका पता अगर चलता है तो वो चालक विभेदात्मकता है, और ये चीज इसी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है जो सीखता है। गामक प्रतिमान, गामक का मतलब होता है जिसमें गति है कहीं ना कहीं, तो इसका संबंध प्रस्तुत स्थिति में किसी प्रकार के गामक प्रतिमान की प्राप्ति के साथ है। टालमैन का विश्वास है कि इस प्रकार की प्राप्ति सरल अनुबंधन पर आधारित है। अनुबंधन खूब सारे पढ़ के आए हम, तो यहाँ शब्द आया सरल। बाकी हमने शास्त्रीय भी पढ़ा है, और जो रूढ़िवादी है वो भी पढ़ा है। क्षेत्रीय निहितार्थ अथवा महत्व, अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में? मैं क्षेत्रीय बोल रहा था, शैक्षिक निहितार्थ मतलब एजुकेशन में, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज में है कि कोई भी जैसे सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं तो उसका हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, क्या होगा, या हम जब भी टीचर बन जाएंगे तो स्कूल में जो उसका कोई इम्पोर्टेंस रहेगा नहीं रहेगा, तो वो कहानी यहाँ समझनी चाहिए हमें। लक्ष्य परिभाषित करना, अध्यापक माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के अनुकूल उचित लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ तो ठीक है अध्यापक माता पिता की कहानी आ गई, जैसे हम खुद भी अगर इस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें खुद को पता होना चाहिए अपना लक्ष्य, और स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। पुरस्कार और दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए, लक्ष्यों की स्थापना में पुरस्कार दंड की उचित व्यवस्था जरूरी है, ऐसा मानना है किसका? टोलमैन का। इन चीजों को टालनी नहीं चाहिए, इनका यूज होना चाहिए। ठीक विधियों पर बल, विधियां जो भी है पढ़ने की वो जो ठीक होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है चीजों, ऐसी होनी चाहिए जो मोटिवेट करे, है ना, और ऐसी हैं जो काम मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है तो उनको जो मतलब कि यूज नहीं करना चाहिए।
गेस्टाल्ट सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और कोई भी लक्ष्य है, शिक्षण है, अधिगम में कोई भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो भी चीज़ है कुल मिला के हम बिल्कुल देसी भाषा में अगर बात करें, देसी भाषा का मतलब अंग्रेजी का ही शब्द है, लेकिन वो होना चाहिए क्लियरिटी। किसी भी चीज़ को लेकर हमारे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। व्यक्ति शिक्षा शिक्षार्थी की आयु, बुद्धि, पूर्व अनुभव, क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन। मतलब कि कोई भी एक पर्सनल व्यक्ति है, अब उसकी एज का फर्क पड़ेगा, उसकी आईक्यू कितनी है, उसके एक्सपीरियंस है जो कितने क्या है, और उसके पास जो क्षमता है वो कैसी क्या है, उसके हिसाब से उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। फोर्थ, एडवर्ड टोलमेन विशेष, मतलब जो टोलमेन है उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें। टोलमेन को उत्तर व्यवहारवादी कहा जाता है। ये शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, अभी ये याद रखना पड़ेगा हमें। टोलमेन कैसे व्यवहारवादी है? उत्तर व्यवहारवादी। केवल जैसे व्यवहारवाद शब्द आता है तो अपने दिमाग में जो वाटसन का नाम आता है, तो ये उत्तर व्यवहारवाद में इनका नाम आएगा। सिद्धांत को उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब सिद्धांत का नाम भी क्या हो गया? उद्दीपक सिद्धांत। स्पेशल हो गई ये बात भी। टोलमेन ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को चवर्ण व्यवहार कहा। मोलाल, टोलमेन ने सीखने में संज्ञानात्मक नक्शा कॉग्निटिव मैप को महत्वपूर्ण माना है। और तात्पर्य सीखने में वह सीखता है कि बाईं ओर मुड़ेगा तो वह पाएगा, तथा दाईं ओर जाएगा तो दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेगा। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे पूरे उद्दीपक परिस्थिति का एक नक्शा मन में व्यवस्थित करता है। यही संज्ञानात्मक नक्शा भी कहलाता है। न्यूनतम प्रयास का नियम, क्या बात है, ये बढ़िया है। ये जो सब स्टूडेंट चाहेंगे कि इसको हम समझ के अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जो प्रयास करना चाहते हैं वो हमेशा अपने दिमाग में होता है कि न्यूनतम होने चाहिए। टोलमेन के अनुसार इसमें विभिन्न रास्तों में लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लघुतम पथ का चुनाव करना। जैसे अपन ये चाहते हैं कि इतना लंबी जो क्लास है वो नहीं देखनी पड़े, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में कहीं नोट्स मिल जाए अपने तो, और उनको पढ़े, उनमें से ही प्रश्न आ जाए तो अपना काम हो जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बात की है, तो जरूर ठीक बात है। टोलमेन अभिप्रेरणा को केवल प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रबलक मानते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मनोविज्ञान में मध्यवर्ती चर के उपयोग पर बल दिया है, मतलब मीडियोकर भी होता है ऐसा माना है। टोलमेन ने आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यवर्ती चर के संबंध पर प्रकाश डाला है। टी भूलभुलैया प्रयोग सूत्र BL, फिर बाएं मुड़ने की प्रतिक्रिया BL, फिर प्लस BR दाएं मुड़ने की संख्या। वो चीजें जो नोट की हैं उन्होंने इस फॉर्मूले के आधार पर नोट की हैं, याद रख लेना। BL BL BR, राइट लेफ्ट है ये, L और R इसका मतलब। लेख देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग में सीखने के 6 प्रकार बताए हैं। क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं आगे। 6 प्रकार, हालांकि यहाँ पुनर्बलन प्रत्याशा का प्रयोग किया है, एक तो ये ध्यान रखना है ना। प्रबलन CL हल्का है, यहाँ पर पुनर्बलन की बात कर रहे हैं, पुनर्बलन प्रत्याशा की। और टोलमेन ने 1922 में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया था। हालांकि इनको तो उत्तर व्यवहारवादी कहा जाता है, ध्यान रखना ही है। 4 स्वतंत्र चरों से प्रभावित होता है, उसमें क्या है? स्वतंत्र चर हैं, एक तो है व्यवहार, एक है पर्यावरणीय उद्दीपक, एक है हेरिडिटी अनुवांशिकता, गत प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग, या एज मतलब उम्र हो गया, शारीरिक प्रनोद है, ड्राइव जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर पर्यावरणीय उद्दीपक है, इसके लिए जो सिंबल काम में लिया है, एस सिंबल काम में लिया है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी ये जो सूत्र हैं इसमें ये चीजें हैं उनको एक साथ लिख दिया, मतलब ये आपस में एक दूसरे से गुना हो रही है, ये ध्यान रखना है। और एफ का हम पढ़ के आए हैं, है ना, फंक्शन ऑफ यानी परिणाम। इसमें HAT को वैयक्तिक भिन्नता चर का है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब इसके आधार पे हम दो व्यक्तियों में विभेद कर सकते हैं, है ना, हेरिडिटी है, एज है और ट्रेनिंग है, इसके आधार पे। S व D को मुक्ति चर यानी कि मुक्त है वो। HTA को निर्देशन चर कहा जाता है। आश्रित चर, आश्रित ऐसे हैं जो जिनको प्रेक्षण किया जा सके, मतलब नोट किया जा सके, देख सके। साधारण प्रतिवर्त भी होते हैं और जो शिक्षणीय व्यवहार भी होते हैं। टोलमेन ने शिक्षणीय व्यवहार पर बल दिया, ज्यादा मतलब साधारण प्रतिवर्त पर नहीं देकर शिक्षणीय व्यवहार है इस पर बल दिया। बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित होता है, उद्देश्यपूर्ण और संज्ञानात्मक होता है। मध्यवर्ती चर में क्या माना है? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस पर बल दिया, मध्यवर्ती चर है, उसको भी इम्पोर्टेंट माना। और अनुमानित और अप्रेक्षण चरों से होता है। जो प्रेक्षण स्वतंत्र चर व प्रेक्षणीय आश्रित चर के बीच में होते हैं, 6 होते हैं। मांग है, भूख है, विभेदन है, पेशीय कौशल है, प्राक्कलन है, पूर्वाग्रह, बाद इसमें 3 कर दिया गया। आवश्यकता तंत्र, विश्वास मूल्य, व्यवहार स्थान, ये चीजें हैं जो मध्यवर्ती चर के अंतर्गत आती है। टोलमेन के अधिगम के नियम, बहुत सारे रूल भी बनाए होंगे,
तो रूल को भी हम बात करते हैं। देखो, क्षमता नियम अधिगम व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। क्षमता नियमों में टालमेन 6 उपनियम शामिल करते हैं। वे आपके पास औपचारिक जो साधन साध्य क्षमताएं कितनी हैं, विभेदात्मक और प्रबंधक क्षमताएं कितनी हैं, धारणात्मक क्षमताएं कितनी हैं। साथ ही साथ उन्होंने बात की है कि विकल्पात्मक मार्गों के लिए आवश्यक साधन साध्य क्षमताएं कितनी हैं, विचारात्मक क्षमता कितनी है और आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। फिर उद्दीपक नियम है। उद्दीपक में उन्होंने 5 उद्दीपन नियम बताए। अनिवार्य चिंता का इकट्ठा होना और साधन साध्य के प्रति उसका संबंध क्या है, एक रूप होने की योग्यता, गेस्टाल्ट जैसे अन्य नियम और भी जो भी है ना, समग्रतावादी सिद्धांत, विकल्पों की स्थानीय समयात्मक और भौतिक मार्गों में विकल्पों में परस्पर संबंध, क्षेत्र के नए अवरोधों और विस्तारों के अनुकूल सामग्री की चारित्रिक विशेषताएं, मतलब ऐसी चीजें जो कहीं अवरोध के रूप में आ सकती हैं तो उनका क्या समाधान किया जा सकता है, वो चीजें। प्रस्तुतिकरण विधि के नियम, ये भी मतलब होना चाहिए, बहुत जबरदस्त बात है ये भी। इसमें क्या है, तो आवृत्ति, नवीनता मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गया, या मतलब एक ही चीज रिपीट हो रही है या कोई नई चीज है। अभिप्रेरणा, प्रभाव नहीं बल्कि बल। और विकल्पों के प्रस्तुतिकरण का क्रम या अनुक्रम, पहले से दिए गए विकल्पों और वास्तविक समाधान के प्रस्तुतिकरण में समयात्मक संबंध, कि पहले जो भी समाधान दिया गया था उसमें और नवीन जो समाधान दिया गया है उसमें कितना अंतर है। अधिगम का सूचना प्रक्रिया, तो ये 7 नंबर आ गया, मतलब 6 नंबर जो सिद्धांत हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एक तरीके से जो अव्यक्त अधिगम सिद्धांत है, नाम में अव्यक्त शब्द आया है तो उस अव्यक्त में हमारा दिमाग जो काम करना चाहिए कि चिह्न अधिगम है वही अव्यक्त है। चिह्न का मतलब यहाँ पर हमें समझना है साइन, ये जो SIGN है ये शब्द। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐसे लगता है कि बाई चांस मेरे एग्जाम में ये आएगा तो मुझे तो उपनाम याद नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो उपनाम में आपके पास एक ट्रिक हो सकती है कि आप इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं उसको याद कर लो, उसका कोई और है जो प्रकार नहीं रहेगा। हिंदी में हम इसको बहुत सारे नाम से जान सकते हैं, लेकिन ये उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जब देखेंगे तो यही शब्द आपको वहां पर मिलेगा, साइन, साइन लर्निंग थ्योरी। और हिंदी में आप देखेंगे तो उसको उद्देश्यपूर्ण अधिगम भी कह सकते हैं, संकेत संकेतन भी कह सकते हैं। एक उद्दीपक उद्दीपक शब्द भी आया था वो भी कह सकते हैं, वो हालांकि शुरू में नहीं दे रखा था लेकिन बीच में आया था। प्रत्याशात्मक भी कह सकते हैं, प्रतीक अधिगम भी कह सकते हैं, लुप्त अधिगम भी कह सकते हैं, खूब सारे नाम है। एक लास्ट में एक नाम हो रहा था वो चिह्न वाला जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, एक बुलबुले मेज की कहानी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। विशुद्ध व्यवहार के व्यवहारवाद के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। और नवीन रूप में उन्होंने एक कैथेक्स शब्द यूज किया था, समतुल्य विश्वास है, क्षेत्र प्रत्याशाएं हैं, ज्ञान की विधियां हैं, चाहे चालक विभेदात्मक गामक प्रतिमान वगैरह इनकी बात की है, तो ये हैं जो हमें पता होने चाहिए। और एक इंडिविजुअल मतलब कि व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि कोई भी चीज़ है वो व्यक्ति की जैसे बुद्धि है, एज है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा अधिगम का, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम आगे जो कहानी शुरू कर रहे हैं वो 7वां अपना सिद्धांत है और नाम है अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। और इसमें अलग अलग सिद्धांत हैं, वो तो उन सिद्धांतों की बात करेंगे हम। जैसे एक यहाँ शुरू में दे रखा है वो त्रिचरणी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत है, ऐसे एक प्रक्रिया स्तर सिद्धांत भी है। और मिलर का जो सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत है वो इसी में है, तो कहानी देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करें त्रिचरणी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। त्रिचरणी का मतलब जिसके 3 चरण है ना, तो तीनों जैसे सूचना भंडार है, अब सूचना भंडार के बाद ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और आगे जो भी चीजें आएंगी वो हम देखेंगे। एकिंसन और शिफ्रिन ये हैं जो इसके फाउंडर मान सकते हैं इनको। ये अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है जो जानकारी के स्मृति में प्रवेश करने के ढंग, भंडारित होने पर स्मृति से पुनः प्राप्त किए जाने के ढंग की जांच करता है। सिद्धांत के 3 अवयव हैं, सूचना भंडार है, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, बहुज्ञान, त्रिमार्गी अंतःक्रिया भी आगे देखेंगे। अब जो सूचना भंडार है उसमें ज्ञानेंद्रिय स्मृति की बात कर रहे हैं, कार्यात्मक स्मृति की बात कर रहे हैं, दीर्घकालीन स्मृति की बात कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रिय स्मृति का मतलब जिसमें सर्वप्रथम सूचना आती है कुछ सेकंड में वो जो कार्यात्मक स्मृति में चली जाती है। अब कार्यात्मक स्मृति में जब सूचना उस समय तक रहती है जब व्यक्ति चेतन रूप में काम करता है, जैसे नींद आ गई उसको तो फिर यहाँ कहानी खत्म है। आगे है दीर्घकालिक स्मृति, यह स्थायी सूचना स्मृति होती है जिसमें सूचनाएं विस्तृत और टिकाऊ होती है। जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, रैम है और फिर रोम है, कैश मेमोरी है, ये इसी टाइप में माइंड में भी ये चीजें हैं जो वो स्मृति है जो वो काम करती हैं अलग अलग रूप में, तो वो सेम प्रकार यहाँ पर हमें बताए हैं।
ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। अब ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बौद्धिक क्रियाएं हो गई जो सूचना को रूपांतरित करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ध्यान है, बोध है, अभ्यास है, हम जैसे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या रिकॉल करते हैं, ये चीजें। बहुज्ञान, ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जानने, उन पर नियंत्रण होने को बहुज्ञान कहा जाता है। त्रिमार्गी अंतःक्रिया, अध्यापक से छात्र को संप्रेषण, जिसमें सूचना प्रक्रियाकरण और सूचना प्रस्तुतिकरण हो गया। शिक्षार्थी से अध्यापक को संप्रेषण, उसका विलोम हो गया कुल मिला के। पुनः अध्यापक से शिक्षार्थी को संप्रेषण। ये त्रिमार्गी, ये जो शुरू में नाम आया था त्रिचरणीय सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, वो इसी कारण आया था, क्योंकि टीचर से किसके पास जाएगा, स्टूडेंट के पास, फिर स्टूडेंट से किसके पास जाएगी सूचना, वो टीचर के पास, फिर पुनः टीचर से स्टूडेंट के पास। अब ये कितनी प्रक्रियाएं हो गई, 3 हो गई, 1 2 और 3, इसीलिए इसका नाम त्रिचरणीय सूचना प्रक्रियाकरण मान सकते हैं। अब पहले नंबर पे जैसे सूचना प्रक्रियाकरण है, सूचना प्रस्तुतिकरण है, कि कौन सी चीज उसको सीखनी है, इंफॉर्मेशन है, वो उस तक पहुंचेगी। फिर बालक है, उसके पास जो विद्यार्थी है उसके पास वो पहुंच गई, तो वो है जो सूचना प्राप्ति की सूचना जो मिल जाएगी। सूचना को वो अपने माइंड में है जो कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, तो उसको प्रक्रियाकरण कहा जाता है। और अनुक्रियाकरण जैसा कहा गया है उसके अनुसार काम करता है, अनुक्रियाकरण है। अब क्या होगा, पुनः अध्यापक से शिक्षार्थी का संप्रेषण, मतलब फिर टीचर चेक करेगा कि क्या चीज समझ में आई क्या नहीं आई। तो चेक करने को तो कहते हैं निदान, कारण पता चल जाएगा भाई कौन सी चीज समझ में आ रही नहीं आ रही। टेस्ट वगैरह ले लेगा तो उसको मूल्यांकन कहेंगे। और फिर जो चीजें छूटी हैं उनका वापस से उसको प्रस्तुतिकरण कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ होता है शुरू में, वही कहानी से। प्रक्रिया स्तर सिद्धांत दूसरे नंबर पे है। प्रक्रिया स्तर सिद्धांत, यानी पहला हमने देखा था त्रिचरणी, वो कंप्लीट हो गया। दोनों विद्वान ध्यान रखने हैं, एकिंसन शिफ्रिन है ना, 1968। और अब हम दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं प्रक्रिया स्तर सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, फ्रैंक और लेकार्ट। स्मृति केवल एक ही प्रकार की होती है, इसीलिए यहाँ त्रिचरण वगैरह कुछ नहीं आया। सीखने की योग्यता सूचना के प्रक्रियाकरण पर निर्भर करती है। तीसरे नंबर पे देखा मिलर का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, जॉर्ज मिलर 1956। सूचना प्रक्रिया के सभी स्तरों पर विषय वस्तु के सार्थक संगठन व एनकोडिंग, चक्किंग, वैसे चक्किंग शब्द नहीं होता, चंकिंग शब्द होता है, और पहली बार यह उदाहरण इन्होंने दी थी। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे चंकिंग क्या है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में है और हमें याद रखनी है। जैसे अपना जो अधिगम वाला टॉपिक है, अब अधिगम वाले टॉपिक में जब आप व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और ये ऐसे मिला के कुल मिलाकर सारे जितने भी सिस्टम है, चाहे गेस्टाल्टवाद के हो, सबको मिलाकर सारे सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से यहाँ 20 सिद्धांत तो कम से कम इम्पोर्टेंट 20 सिद्धांत बन जाएंगे। अब 20 सिद्धांत में 20 सिद्धांतों का आपको नाम भी याद होना चाहिए, उनका जो प्रतिपादक है उसका नाम भी याद होना चाहिए, छोटा मोटा कुछ उसमें क्या प्रभाव है, किससे रिलेटेड है, ये चीज भी याद होनी चाहिए। तो अब सिद्धांत का नाम याद रखो, प्रतिपादक का नाम याद रखो, और 20 के वो भी, तो वहां पर आप चंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब चंकिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, तो या एन कोडिंग का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, जैसे कोई सिद्धांत है उसका जो पूरा नाम है उसमें जो पहला अक्षर है उसको, और जो प्रतिपादक है उसका पहला अक्षर, उनको इस तरह से जोड़ दिया कि उनको बार बार जब आप बोलेंगे तो 7-8 जैसे वो नाम है उसके साथ के साथ प्रतिपादक के नाम है, वो आपके दिमाग में कहीं इस तरह से कविता जैसे हम याद करते हैं, या उन शब्दों को बार बार इस तरह से अलग तरीके से जोड़ के और बार बार बोलना, वो कहलाता है चंकिंग। या जैसे आप कविता बोलते हैं, तो कोई भी गाना होता है, कविता होती है, तो हम 1-2 बार जब सुन लेते हैं तो फिर वो गुनगुनाते रहते हैं, वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो गाने की तरह उनको हम अगर बोल रहे हैं, बोल लेते हैं या सेट कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो चंकिंग कहलाती है। सूचना की धारण क्षमता में वृद्धि करती है। अब जैसे आपने ये इसको फर्स्ट लेटर वाला सिस्टम भी कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में उसको फर्स्ट लेटर वाला सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने 11वीं-12वीं में अगर आपके जो पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट रहा, कोई भी स्टूडेंट जो अभी ये वीडियो देख रहा है उसके, तो वहाँ पर खूब सारे ऐसे प्रश्न आते, जैसे कारण बताइए, इसके कारण बताइए, या हिस्ट्री में भी जैसे होता था। अब कारण में एक निबंधात्मक प्रश्न है और उसमें 8 कारण आ गए। अब 8 कारण हैं, उनको आपको 1 2 3 4 5 ऐसे याद रखना था। तो उन 8 कारण के फर्स्ट लेटर को, या जैसे पूरा एक बड़ी लाइन है, पूरा मतलब कि वाक्य लिखा हुआ, अब उसका पहला शब्द उठा लिया आपने और प्रत्येक में से पहला शब्द है जो ले लिया, उन सब शब्दों को क्रम वाइज जमा के और याद कर लिया। अब वो आपको याद है। अब जैसे आप एग्जाम में गए तो वहाँ रिकॉल करने में, जैसे आप रिकॉल करेंगे तो वो जो पहला शब्द आपको याद है, तो सभी जो मतलब कि आपने 8 कारण याद कर रखे हैं, उनके सबके पहले पहले शब्द याद है। अब जैसे पहला शब्द आपको याद है, उसको जैसे कॉपी में आप लिखेंगे पूरा याद आ जाएगा आपको।
तो ये टेक्निक है वो आपकी सूचना की धारण क्षमता में वृद्धि करता है कहीं ना कहीं। इसमें टोटे टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिस्ट पर बल परीक्षण लेना व प्रयत्न करना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये भी शामिल है। इसमें एक वो नियम आता है, हालांकि ये पढ़ने से रिलेटेड है, इस कारण हम थोड़ा सा टाइम इस पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जा रहा है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आ सकती है। जैसे ऐसे होता है कि कोई नोट्स आप पढ़ रहे हैं और वो नोट्स है जो आपको पता है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा या बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े, तो जैसे आपने 1-2 बार 3 बार पढ़ लिया, अब उसके बाद आप जो नोट्स की मेन कॉपी है उसको साइड में रखते हैं, 2 पेन उठाते हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद करके, ऐसे ही याद करके मन से लिखते हैं। अब लिख लिए, जैसे आपने 2 पेज भर लिया है, 3 पेज भर लिया, उसके बाद वापस मेन नोट्स हैं उससे मिलान करते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आई होगी, उनको आप अब रेड पेन से लिख लेते हैं और फिर वापस से जब रिवीजन करते हैं तो इनमें से केवल रेड पेन से लिखी हुई चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ है जो आपको पक्की याद नहीं थी, तभी तो आप लिख नहीं पाए। और ये चीज़ भी यहाँ पर आपको काम कर सकती है आपके लिए। ये चौथा है सूचना प्रक्रियाकरण का दोहरा कोडिंग सिद्धांत, यानी कि ड्यूअल कोडिंग थ्योरी। तो ये किसकी है? ए पेवियो ने प्रतिपादित करते हुए अधिगम में शाब्दिक अशाब्दिक दोनों सूचनाओं पर समान रूप से बल दिया था। इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है? प्रतिनिधियात्मक, संदर्भात्मक और साहचर्यात्मक। कुछ चीज़ों को ऐसे लिंक कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो वो नियम है जो इसमें आ जाएंगे। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के सोपान क्या है? जो देखो, सूचना को भेजना, उसको प्राप्त करना, उसका प्रक्रियाकरण करना और उसको वापस से संप्रेषित करना। संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान कौन कौन थे? जीन पियाजे, कोहलर, ये कुल मिला के अब रिविजन चल रहा है यहाँ पर। कोपका, मैक्स वर्दाइमर, कुर्ट लेविन है, रॉबर्ट केने हैं, और जो चीन सिद्धांत वाले हैं टोलमैन, वो सब हैं जो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत समर्थक हैं जॉन डीवी। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब अधिगम का निर्मितवादी सिद्धांत है, उसमें देखो जॉन डीवी है, उन्होंने प्रजातांत्रिक निर्मितवाद की बात की थी। जॉन पियाजे हम पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद बाल विकास वाले सेक्शन में था, लेकिन वहां से हमने देख लिया उसको। वैयक्तिक निर्मितवाद, जॉर्ज केली का समर्थन। जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर मानते हैं विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कि कौन से विद्वान मानते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखा जा सकता है। वाटसन ने ऐसे कहा था कि कोई बालक लिया हो और मैं उसको होशियार कर दूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था पे सीखा सकते हैं। संरचनात्मक निर्मितवाद या त्रिज्य निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर का है। वाइगोत्स्की है जो सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं, लेइवात्स्की। गार्डनर बहुनिर्मितवाद है, बहुबुद्धिवाद आपने पढ़ी रखा है। जावेक है वो मानव निर्मितवाद, पार्शनर इसके समर्थक थे। यह संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है जिसमें बालक द्वारा सक्रिय मानसिक प्रविधि द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। बालक अर्थ और ज्ञान का निर्माण या सृष्टि करता है। निर्मितवाद का केंद्रीय भाव क्या है? ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण बालक करता है और एक सक्रिय प्रविधि है। निर्मितवाद में अधिगम करता है कि कहानी क्या रहेगी, तो अधिगम करता है जो एक तरीके से समावेशक है, निरीक्षण खुद करता है, विचारों को आकार देते हुए उनका निर्माण करता है, स्वयं अर्थों का निर्माण करता है, उसके हिसाब से जो मीनिंग बनाता है। निर्मितवाद की विशेषताएं क्या है? उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई है, ये बाल केंद्रित उपागम है। इसके अनुसार बालक पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके नया ज्ञान है उसको संरचित करता है, बनाता है। ज्ञान सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा मानना है संज्ञानवादियों का। इस उपागम में छात्रों को छोटे छोटे टुकड़ों समूहों में विभाजित करके समस्या प्रदान कर दी जाती है, जिसका समाधान वे खुद है जो चर्चा करके निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका हमेशा मार्गदर्शक, अनुदेशक, सहायक कर्ता या उत्प्रेरक की ही होती है। निर्मितवादी उपागम का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां पर बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें समस्या समाधान, खोज, उपागम, पूछताछ, संपूर्ण से अंश की ओर प्रोजेक्ट शिक्षण विधियों पर बल दिया जाता है। अध्ययन सामग्री क्या होती है? पाठ्य पुस्तकों की जगह पर मैनिपुलेटेड अध्ययन सामग्री, स्वयं निर्देशित सामग्री होती है
जैसे कल स्वनिर्देशित में वो अनुदेशित में हमने गेम्स की बात की थी, इस तरह से यह अधिगम शिक्षक की सीमित भूमिका पर बल देता है। कुल मिलाकर जो शिक्षक हैं उसकी भूमिका तो लिमिटेड होनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं उसके पास अवेलेबल हैं, सामग्री, जो अध्ययन सामग्री, उस पर वह ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ऐसा इस विधि का मानना है। आगे हैं, इसके अंतर्गत बालक की जिज्ञासा को जागृत करके पूर्व अनुभव के प्रशिक्षण पर बल देने, स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने पर बल दिया जाता है, आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है। और अगर आत्म अनुशासन आ जाए तो फिर तो कोई समस्या रहती नहीं है अधिगम में। निर्मितवादी अधिगम के अंतर्गत बालक में आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, मतलब कि बाहर की तरफ जो विचार करता है बालक, समस्या समाधान, अधिगम स्थानांतरण चिंतन पर बल दिया जाता है। अब रचनावाद और अधिगम, तो इसको भी देखना चाहिए हमें। रचनावाद क्या है? ये अवलोकन व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे अपनी समझ विकसित करता है, बनाता है, अवधारणा बनाता है, और इन सब चीज़ों की इसमें रचनावाद में व्याख्या की गई है। रचनावाद के मुख्य प्रकार, जो रचनावाद है, जो संज्ञानवाद भी मतलब उसका प्रकार है, सामाजिक रचनावाद भी है, मौलिक रचनावाद भी है, संज्ञानवाद रचनावाद भी है। संज्ञानवादी रचनावाद में कौन कौन आते हैं? जीन पियाजे संज्ञानात्मक ही है। निर्मितवाद, अधिगम करता अपने ज्ञान को अपने साथी के साथ साझेदारी करते हुए संज्ञानात्मक संरचना बनाना और नवीन समझ बनाना, ये हो गया संज्ञानवादी रचनावाद। सामाजिक रचनावाद, अब सामाजिक शब्द आ गया तो लेव वाइटगोत्स्की हैं जो रहेंगे। ज्ञान का निर्माण सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में पारस्परिक रूप में निर्मित होता है। मौलिक रचनावाद, मौलिक रचनावाद में क्या होता है? जो ग्लेसरफील्ड है उन्होंने थोड़ी बात की है इसकी, ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, मतलब व्यक्तिगत का मतलब मौलिक हो गया, किसी की मतलब नकल नहीं करनी पड़ रही। वास्तविकता व अनन्य अनुभवों पर आधारित होता है, अनेक वास्तविकताओं पर आधारित होता है। वान ग्लेसरफील्ड ने इसके बारे में बात की है। रचनावाद शिक्षा शास्त्र है, उसके घटक क्या हैं जो देखते हैं। सीखना व वास्तविक जगत में प्रामाणिक होता है, सीखना वास्तविक जगत में प्रामाणिक होता है, ठीक है। सामाजिक वार्तालाप और चिंतन इसमें होता है। विषय वस्तु व कौशल अधिगमकर्ता के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए, विषय वस्तु कौशल पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। आत्म अनुशासन, आत्मचिंतन करने वाला और आत्म जागरूक बालक है जो होना चाहिए, इन सब के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए। अध्यापक एक मार्गदर्शक और सुविधादाता की भूमिका में होना चाहिए, केवल एक फैसिलिटेटर का उनकी भूमिका में होना चाहिए। अध्यापक को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी परिप्रेक्ष्य है उनको बदल दे वो। रचनावाद के अधिगम उपागम क्या क्या हैं? तो अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, यानी कि जो लर्नर है उसी को मेन रखते हुए। प्रयोगात्मक है, अवधारणा मानचित्रण है, समस्या समाधान है, खोजी उपागम है, सृजनात्मक लेखन है, सामाजिक जांच उपागम, ये सब है जो रचनावाद के अधिगम उपागम है। रचनावादी अधिगम में अध्यापक क्या करेगा भाई? अवधारणा बदलाव लाने, खोज द्वारा सीखने, प्रक्रियात्मक ज्ञान कौशल सिखाने, संदर्भ आश्रित तर्क शक्ति का विकास करने, पारस्परिक सहयोग और अधिगम के अवसर प्रदान करने, सक्रिय रूप से सीखने पर बल देने, गलतियों से सीखना, साथियों के साथ अंतः क्रिया के अवसर, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तर्क शक्ति का विकास, वाद विवाद का आयोजन, इस प्रकार की सारी जो भूमिकाएं हैं वो शिक्षक है जो निभा सकता है। एक सुविधादाता के रूप में भी वो उसकी भूमिका होती है, यानी अध्यापक को क्या करना वो सारा काम यहाँ पर बता रखा है। अधिगमकर्ता की क्या भूमिका रहेगी? ज्ञान अर्जन से ज्ञान सृजनकर्ता बने, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके सीखे, स्वयं परीक्षण करे, व्याख्या करे, स्वयं सीखने की जिम्मेदारी ले, सहभागिता और सहयोगी रूप से सीखने, स्वतंत्रतापूर्वक सीखने का प्रयास करे। रचनावादी अधिगम मॉडल 5E, जॉन डीवीएम, रोजर बाइकी, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 5E का क्या क्या चीज़ें आती है देखो। इंगेज मतलब काम लगाना, खुद को अपने आप को इन्वॉल्व करना, इंगेज करना। एक्सप्लोर अन्वेषण करना, और एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, है ना। एलाबरेट मतलब कि जैसे एक लाइन है उसको हम 10 लाइन में लिख रहे हैं तो वो हो गया एलाबोरेट, यानी कि विस्तार करना, विस्तार देना। और इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना। रचनावाद का 7E मॉडल और है अलग। ये जो 5E मॉडल है वो जॉन डीवी और रोजर बाइकी का है। अब 7E है ये केवल बाइकी का है, और इसमें 7 चरण बताए हैं। ध्यान में आना या प्रकाश में आना, एलिशिट यानी कि आसपास की घटना को देखना समझना, व्यस्त रहना, अपने आप को इंगेज रखना, विचारों को साझा करना, प्रश्न पूछना, खोज करना, एक्सप्लोर, स्वयं काम करेगा, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, खोजे गए ज्ञान की व्याख्या करना या समझ बनाना, विस्तृत करना यानी कि इलाबोरेट करना। वही 5E है, उसी में कुछ चीज़ों को और जोड़ दिया, जैसे एक्सपेंड शब्द है उसको एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर भी। और मूल्यांकन है, जो सीखा उसका मूल्यांकन करना। विस्तार करना मतलब जो सीखा उसको और विस्तृत करने का प्रयास करना। एनसीएफ 2005 रचनावाद की विस्तृत व्याख्या
की गई है। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की विस्तृत व्याख्या की गई है। ये थोड़ा एनसीएफ 2005 है, उसकी कहानी यही तो है कि बालक है जो रटना छोड़ दे। अब रटना छोड़ देगा मतलब क्या करना है, तो उसको खुद से विचार साझा करने, प्रश्न पूछना, खोज करना, और भी बहुत सारे अपने जो मौलिक चीज़ें हैं, जैसे कोई भी घटना है उसको देखना, अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उसने सीखा है उसको और विस्तार देना, ये सब चीज़ें एनसीएफ में आती हैं और यही व्याख्या कह सकते हैं। बच्चे ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं? जीन पियाजे वाइकोत्स्की के अनुसार क्रिया या घटना का अवलोकन करके, अवलोकन के आधार पर धारणा परिकल्पना बनाकर धारणा व परिकल्पना का परीक्षण करना, परिकल्पना परीक्षण के बाद उसका निष्कर्ष निकालना, और फिर जनरलाइजेशन करना, सिद्धांत पर पहुंचना, कोई एक सिद्धांत है जो उससे बनाना। पियाजे ने छोटे बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा है। क्या बात, हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे हैं जो रिसर्च जैसे काम करते रहते हैं। जॉन डीवी का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अनुभवों का पुनर्निर्माण, वातावरण के साथ समायोजन व सामाजिक कुशलता का विकास करना है। बालक इसमें स्वयं करके ज्ञान प्राप्त करता है, रचना करता है, वह समाज के लिए तैयार करता है। तो ये चीज़ें जॉन डीवी का रचनावादी दृष्टिकोण उसके अंतर्गत आएगी। उद्देश्य अनुभवों का पुनर्निर्माण मतलब कि फिर से वो रिबिल्ड करता है जो उसके उद्देश्य अनुभव हैं उनको, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, और सोशली वो जो स्किल्ड बनता है, कुशलता आती है उसमें, और सामाजिक कुशलताएं उनको डेवलप करता है अपने अंदर। जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या बालक समाज केंद्रित व रुचि आधारित होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, इसको ध्यान देना है। जॉन डीवी ने पाठ्यचर्या के ऊपर बात की है। बालक समाज केंद्रित और रुचि पर आधारित होना चाहिए। क्या पाठ्यचर्या, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। शिक्षण विधियां के निम्न चरण होते हैं: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण और निर्णय, या निर्णय लिखा हुआ लेकिन निर्णय है, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो जाता है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ये पूरा जो मतलब क्लास है अधिगम भाग 3 की, उसमें अब मुझे लग रहा है कि ये सबसे मोस्ट प्रश्न है। एग्जाम में आपको सीधा एक छपा हुआ प्रश्न मिल सकता है, इसमें एक क्रम है, इसको आगे पीछे करके एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ये व्यवस्थित होगा, शिक्षण विधियों के चरण में व्यवस्थित है। तो उसमें पहले में जैसे समस्या का विश्लेषण पहले आ गया, अनुभूति बाद में दे दिया, तो हमें होना चाहिए अनुभूति सबसे पहले नंबर पे है, फिर समस्या का विश्लेषण है, फिर परिकल्पना निर्माण है, फिर परीक्षण है, और लास्ट में निर्णय है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं आप, जैसे अ वी प परिकल्पना, परीक्षण और लास्ट में नी, इस तरह से कुछ मतलब कि पहला पहला अक्षर है उसको जोड़ के ट्रिक बना सकते हैं, या फिर जैसे याद हो जाता है तो कि अनुभूति है, विश्लेषण है, फिर परिकल्पना, निर्माण है, परीक्षण है, निर्णय, ऐसे याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नोवाक का मानव रचनावाद क्या है? नोवाक के अनुसार नए ज्ञान की रचना पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होती है। नोवा है जो पुराने पे डिपेंड है, नोवाक से याद रख लेना। ये अर्थ बनाने की तकनीक है जो भाषा में जटिल रूप में सन्निहित रहती है, जिसको मानव को अपनाना होता है। नोवाक के अनुसार सीखना क्रमिक रूप में होता है, यानी कि एक चीज सीखी उसके आधार पर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से आदमी है जो सीखता रहता है। रचनात्मक अधिगम का स्वरूप क्या है? अधिगमकर्ता का स्वरूप है अधिगमकर्ता का की पृष्ठभूमि, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का महत्व। ये अधिगमकर्ता के स्वरूप की बात होती है। अध्यापक, दार्शनिक, निर्देशक, सहायक, सरलीकृत उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अधिगम क्रिया स्वरूप, अधिगम सक्रिय जहाँ छात्र एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए वातावरण की सहायता से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जैसे क्लासरूम है। अब ये स्कूल, कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं ये वातावरण उसको मिलता है। इसी कारण जो अधिगम क्रिया स्वरूप है जो इसको कह सकते हैं, जिसमें वो चर्चा करते हुए काम करते हैं। विधि संपूर्ण से अंश, पूछताछ है, समस्या समाधान है, अवलोकन है, ब्रेन स्ट्रोमिंग प्रोजेक्ट है। मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग का मतलब हो गया एक तरीके से दिमाग के अंदर तूफान लाना। मतलब कोई टॉपिक दे दिया, एक टॉपिक स्टूडेंट के सामने रख दिया कि भाई ये एक बात है और इसका सॉल्यूशन निकालो। जैसे अभी कल परसों अपने विद स्तरीय टूर्नामेंट है, उसमें ऊर्जा जो अपनी अक्षय ऊर्जा है वो टॉपिक है। अब वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर उस पर निबंध लिखेगा तो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और वहाँ जो वो रिजल्ट के रूप में कोई भी आउटपुट आएगा। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोजेक्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक में क्या आएगी? सूचना अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, अन्वेषणात्मक, अंतःक्रियात्मक अधिगम, ये है जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत रहेंगे। सामाजिक निर्मितवाद, लेव वाइगोत्स्की रूस का मनोवैज्ञानिक है, फोटो दिया हुआ इधर आप देख ही रहे हैं। और देखते हैं, थॉट एंड लैंग्वेज इनकी पुस्तक है लेव वाइगोत्स्की की।
लेव वाइगोत्स्की मानव मन का विकास सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अब देखो सामाजिक है ना, शब्द सामाजिक है, तो समाज में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अधिगम में काम आ रही हैं, ऐसा इनका मानना है और इसी आधार पर पूरा सिद्धांत चलेगा। मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है जो वयस्क व बच्चों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। बालक ज्ञान का निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। आत्मभाषा मतलब जैसे बहुत सी बार हम भी अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, वही कहानी आत्मभाषा है। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक होती है, न कि संज्ञानात्मक। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। परिवार, समुदाय, मित्र, विद्यालय बालक के विकास में भूमिका निभाते हैं। हालांकि मनोविज्ञान में हम पढ़ते भी हैं, ये कहीं और अलग बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सामाजिक की बात की है। मतलब सामाजिक शब्द आए हैं तो अब सामाजिक में ये चीजें तो आएगी। परिवार आएगा सबसे पहले नंबर पे, फिर समुदाय है, मित्र हैं, विद्यालय खुद समाज का रूप है, ऐसा कहा गया है, तो फिर ये इसमें आने ही। और क्या खास बातें हैं? लेव सिमानोविच वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में 3 कारकों को इंपॉर्टेंट मानते हैं: सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। अब जब सिमानोविच का नाम आएगा वाइगोत्स्की का, तो भाषा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सामाजिक अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाएगी, संस्कृति। जेडपीडी समीपस्थीय विकास का क्षेत्र, ये एक कठिन कार्यों की एक सीमा है जिसमें वह अकेला नहीं कर सकता, लेकिन कुछ योग्य, बड़े और कुशल सहयोगियों की सहायता से वह काम कर लेता है। निकटस्थ विकास समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। ये जो जेडपीडी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है। इसके अनुसार बालक अपने माता पिता सहयोगी की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। वास्तविक विकास स्तर, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जहां तक वे बिना किसी मदद से अपने ही कोई कार्य काम कर लेते हैं, तथा संभाव्य विकास के स्तर जिनमें वे सार्थक व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, के मध्य का स्तर समीपस्थीय विकास क्षेत्र, यानी कि जो हम शब्द अभी देख रहे थे जेडपीडी, जिसका नाम भी सबसे पहले आया ही है, तो जोन प्रोक्सी डेवलपमेंट वो आएगा। और इसके लिए एक मतलब कि वेन डायग्राम बना रखा है, और जिसमें वास्तविक विकार है उनको यहाँ बना दिया, संभावना उसको बाहर, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फील्ड है उसी को जोन प्रोक्सी डेवलपमेंट घोषित कर दिया है। जेपीडी के निर्माण में MKO व पार्ट या माचन स्केपहोल्डिंग जिसको कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले, योगदान देते हैं। पाइट एक अल्पकालिक सहायता है, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में ये दी जाती है, जो छात्र के निष्पादन को बढ़ाता है, मतलब वो जो रिजल्ट है उसको बढ़ाता है, मतलब कि रिजल्ट को बढ़ाता है, मतलब बढ़िया रिजल्ट को बढ़ाता है, रिजल्ट तो वो रहेगा सेम ही, जिसे धीरे धीरे बिना समर्थन के ही बालक निष्पादन को बनाए रखता है। MKO में कुशल ज्ञान वाले, मोर नॉलेजेबल अदर है ना, ये ज्ञान वालों की सहायता लेता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगोत्स्की के अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक के सहयोग से सीखता है, उसे मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया है। यहाँ पर जो शब्द आया है वो इसके लिए आया है। ढांचा, निर्माण, मचान, पाड़ या पाइट, अपने यहाँ ऐसे सुना होगा ना, मकान वगैरह का कुछ कहीं काम चल रहा हो तो पाइट बांध रहे हैं या ऐसे कुछ कहते हैं, या कुछ मचान जैसा बना दिया, मचान शब्द भी ऐसे अपने यहाँ यूज होता है। तो यह एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चों के पास अव्यवस्थित व असंगठित संप्रदाय होते हैं, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक संगत विचार होते हैं। बच्चे व कुशल सहायक संवाद के परिणाम स्वरूप बालक के विचार ज्यादा क्रमबद्ध, संगठित, तर्क संगत और औचित्यपूर्ण होने लगते हैं। ऐसे मानसिक संरचना जिसे बालक नए कार्यों को करते समय या नया चिंतन करते समय उसका उपयोग कर सकते हैं। यह एक सामाजिक अंतःक्रिया है जिसके शिक्षण सत्र के दौरान दिए गए समर्थन से छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चा फिर धीरे धीरे बिना समर्थन के निष्पादन को उत्तम बना के रखे। इन्होंने पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग अवधारणा दी, जिसके एक शिक्षक और 4 छात्र मिलकर सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं, जिसमें किसी बिंदु पर बातचीत करते हैं, इसमें प्रश्न करना है, जिसके छात्र उत्तर देते हैं, शिक्षक फिर सारांश बताता है, महत्वपूर्ण बिंदु का स्पष्टीकरण करता है, अंत में विषय वस्तु के छोटे भाग के प्रति पूर्वानुमान किया जाता है, और इस प्रक्रिया से पठन क्षमता डेवलप होती है। सहयोगी अधिगम अवधारणा,
इसमें सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सामान्य लक्ष्य के एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं और शिक्षण भी करते हैं। वाइगोत्स्की ने दो बालकों पर प्रयोग किया। पियाजे की तरह अवस्थाओं का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन आंतरिक संभाषण और चिंतन का उपकरण माना है। भाषा विचार। संज्ञानात्मक विकास में भाषा व चिंतन महत्वपूर्ण है। निज भाषा को इम्पोर्टेंट माना है। भाषा के तीन बताए: सामाजिक, आत्म भाषा और स्व केंद्रित या व्यक्तिगत भाषा। भाषा विकास की अवस्थाएं भी बताई हैं खूब सारी, जिसमें एक सहज अवस्था है, एक अहम केंद्रित अवस्था है और एक आंतरिक भाषण है। अब देखो, सहज अवस्था का मतलब कि जो बालक आराम से सीख रहा है तो वो सहज अवस्था हो गई। अहम केंद्रित का मतलब हो गया कि खुद को इम्पोर्टेंट मान रहा है, अहंकार आ गया उसमें इस तरह से, या अपनी बातों को दोहरा रहा है। आंतरिक का मतलब अपने आप से बात मन ही मन में पढ़ना, सोचना, ये बातें आंतरिक भाषण में आएगी। वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए अवस्था बताया है जो निम्नलिखित है: एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, सृजनात्मक रूप से चिंतन, संप्रत्यात्मक चिंतन। और वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत भी समाज संस्कृति को इम्पोर्टेंस देता है, समायोजन को भी इम्पोर्टेंट मानता है, समायोजन के लिए अधिगम को इम्पोर्टेंट मानता है। वाइगोत्स्की चिंतन व भाषा दोनों को स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होना मानता है और बाद में उनका मानना है कि आपस में मिल जाती है। मतलब चिंतन और भाषाएं जो दोनों पहले तो स्वतंत्र रूप से डेवलप होती हैं, बाद में ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है। आत्म भाषा 3 से 7 साल के बीच में, सामाजिक भाषा 2 साल, निजी संभाषण है वो चिंतन में सहायक होता है, इनर स्पीच, अपने आप को कहना कुछ। खेल व भाषा। वाइगोत्स्की ने खेल के विकास को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें वह आत्म अनुशासन, आत्मसंतुष्टि, आत्मबोध और आत्मनियमीकरण सीखता है। उसने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को मानव विकास व अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण माना। वही बातें लगभग रिपीट हैं सब। वाइगोत्स्की बालक भाषा का प्रयोग न कर सामाजिक संप्रेषण में अपितु स्व निर्देशित कार्य करने हेतु, व्यवहार हेतु, योजना बनाने, निर्देश देने, मूल्यांकन में यूज करता है। भाषा को निज भाषा कहते हैं। जो जो भी चीजें वो स्व निर्देशन में यूज करेगा वो निज भाषा हो जाएगी। और आत्म केंद्रित या अपरिपक्व होती है, सही बात भी है। बाल्यावस्था में विचारों का महत्वपूर्ण साधन निजी भाषा ही होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी रहता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक है। उसके अनुसार हमारे स्वयं का विकास दूसरों द्वारा होता है, समाज द्वारा होता है। ऐसे मान लो, इन्होंने सामाजिक वातावरण के विभिन्न पक्षों जैसे फैमिली है, जो समुदाय है, मित्र है, विद्यालय के की बच्चों के विकास में भूमिका पर बल दिया। अधिगम तथा विकास सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में मध्यस्थता करते हैं, ऐसा उनका मानना है। निर्मितवाद उपागम की उपयोगिता हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। छात्र के लिए उपागम सक्रिय अधिगम होता है। संप्रेषित कौशलों का विकास, जैसे बातचीत करना, ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास, चिंतन, बोध, समस्या समाधान, जिज्ञासा की संतुष्टि है। सतत और समग्र मूल्यांकन के सहायक अधिगम स्थानांतरण पर भी यहाँ पर बल दिया गया है। जो सीसी है वो इसी के आधार पर लागू किया गया था। विशेष क्या है? जीन पियाजे ज्ञान न तो पूरी तरह वस्तुओं के अनुभव से और न ही कर्ता पर जन्मजात प्रोग्रामिंग से, लेकिन लगातार निर्माणों से आगे बढ़ता है। अब निर्मितवादी उपागम ज्ञान की निर्माण की विधियां हैं, उससे पहले हम एक सारणी देख रहे हैं और सारणी में हमसे संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के विचारों की तुलना। इससे क्या कि ये टॉपिक है जो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये चीजें जो हमें देख लेनी चाहिए, निश्चित रूप से अपने फायदा करने वाली है। संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं वो इस साइड में दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की क्या चीजें मानते हैं वो इस साइड में। संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक इन्होंने माना है। यहाँ पर जन्म संज्ञानात्मक विकास लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म के समय आरंभ होता है और मृत्यु, मतलब कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता रहता है। ये किशोरावस्था तक ही मानते पियाजे। बालक सीखने के लिए अपने वातावरण पर काम करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ऐसा वो मानते हैं। बालक एकल मन होता है। यहाँ पर कहा गया है कि एक वयस्क सहकर्मी जो बच्चे की तुलना में अधिक समझते हैं, उनके सहयोग से समझता है, मतलब एम के मोर नॉलेजेबल अदर वाला नियम इन्होंने लगाया। बालक को अनेक क्रियाओं को सीखने में हाथ की सहायता करते हैं, हाथ भी सहायता करते हैं, और ये ऐसा नहीं मानते हैं। प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करना होता है। यहाँ समाज है जो उसकी सहायता कर देता है। विकास से अधिगम की बात करते हैं, अधिगम से विकास की, ये जो मानते हैं उससे उल्टा हो गया। मतलब ये मानते हैं कि विकास होगा तो अधिगम हो जाएगा, ये करेंगे अधिगम होगा तो विकास हो जाएगा। आंतरिक भाषा को अपरिपक्व मानते हैं, जबकि ये चिंतन का उपकरण मानते हैं, इंपोर्टेंट मानते हैं।
परिपक्वता को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये परिपक्वता से कोई लेना देना ही नहीं मानते हैं। स्वयं खोज करके सीखता है। जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया है यहाँ पर सीखने का कारण है। विचार पहले भाषा बाद में, या भाषा पहले और विचार बाद में, ऐसा माना गया है। ये दोनों में तुलना है और इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि यह जो वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक है दो हैं अंतर करके अगर आप पढ़ रहे हैं उसको सीख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब वाइगोत्स्की ने किसको इम्पोर्टेंट माना है? समाज को इम्पोर्टेंट माना है, संस्कृति को इम्पोर्टेंट माना है, बालक का समाज के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो चीज़ महत्वपूर्ण मानी है। तो उस हिसाब से सारी विशेषताएं भी उसी हिसाब से हैं यहाँ पर। जैसे ये मोर नॉलेजेबल अदर हैं, तो अब ये अपने समाज में ही बहुत सारे लोग हैं जो हमसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, तो उनकी सहायता से हम उन चीज़ों को सीखते हैं। और यहाँ पर ये एकल मन मानते हैं, मतलब कि पूरी चीज़ें हैं वो बालक हैं उसके दिमाग के अंदर ही मान ली इन्होंने। यहाँ पर एक जैसे ये इंटरनल की बात की है और स्वयं की बात की है, जबकि यहाँ पर जो अंतःक्रिया की बात की है समाज के साथ जो होती है। अब हम बात कर रहे हैं निर्मितवादी उपागम ज्ञान निर्माण की विधियां। संप्रत्यय मानचित्रण है, समस्या समाधान है, जांच पड़ताल है, सामाजिक जांच उपागम है। ये चार विधियां हैं, चारों आपको निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत याद रखनी है। निर्मितवादी कक्षा में पाठ्यक्रम पूर्ण से अंश की ओर होता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी होगी, निर्मितवाद में पूर्ण से अंश की ओर, मतलब कि पूरा कंप्लीट है उससे उसके एक भाग की तरफ बढ़ता है। रचना संरचनात्मक निर्मितवाद सिद्धांत, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये बुक है। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अधिक विकसित करते हुए चिंतन में भाषा को अधिक महत्व दिया। अब यहाँ ब्रूनर की जब बात आएगी तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें लैंग्वेज है उसको और ज्यादा तरीके से ऐड कर दिया। ब्रूनर के सिद्धांत को तृतीय निर्मितवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। यह ज्ञान उसे विशिष्ट वातावरण या परिस्थिति में प्रदान किया जाता है। ये ब्रूनर का फोटो। उसके अनुसार बालक अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से 3 तरीकों से बताता है, इसीलिए तृतीय शब्द आया। सक्रियता है और क्रिया द्वारा व्यक्त करना, जैसे दूध की बोतल देखकर हाथ पैर मुंह चलाना। दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक, मन में दृश्य प्रतिमा बनाकर अनुभूति की अभिव्यक्ति करना। सांकेतिक, भाषा के संकेतों से अनुभूति की अभिव्यक्ति। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या हैं? विधि निर्माण अवस्था, ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, काफी बार आपने खुद ने टेस्ट वगैरह में देखा होगा। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जब भी नोट्स बनाएंगे तो ये विधि निर्माण अवस्था या एनेक्टिक या व्यवस्थित अवस्था 0 से 3 साल, ये याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे वस्तु पकड़ना, चलना, ये चीजें रहती है। मूर्त प्रतिनिधियात्मक अवस्था, अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक 4 से 8 साल की एज होती है। कुछ विद्वान है जो 2 से 7 भी मानते हैं, लेकिन 4 से 8 है जो किसने मानी है? हम जिसको पढ़ रहे हैं ब्रूनर, वो ने। तो इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण और मानसिक प्रतिमाओं के माध्यम से सीखने लग जाता है। फिर ये वास्तविक चरण है, बोधात्मक है। फिर तीसरा है प्रतिमात्मक अवस्था, 8 से 13 साल, उसको कहेंगे प्रतिमात्मक। ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, शब्द चरण भी इसको कहा जाता है, बौद्धिक विकास की सबसे बेस्ट अवस्था है। बालक अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना सीखता है। समय दूरी की समझ होती है, भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विचार को आंतरिक भाषा मानता है, मान सकते हैं। अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से कक्षा शिक्षण में अंतर्दर्शी चिंतन है उस पर बल दिया जाता है, अन्वेषण पर बल दिया जाता है, अन्वेषण शब्द है ये, और संबद्धता पर बल दिया जाता है। ब्रूनर का योगदान क्या है देखते हैं। सर्पिल स्पाइरल पाठ्यक्रम अवधारणा, जेरोम ब्रूनर। बालक के पूर्व अनुभवों नई विषय वस्तु में समन्वय पर बल, विषय वस्तु जो भी दिखाई जाए वह एक अनुक्रम और बारंबारता से प्रस्तुत की जाए, जिसे बालक तार्किक रूप में कठिनाई स्तर के अनुसार सीख सकता है। इसके अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत सामाजिक रूप गुणों का विकास करती है तथा संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो, जिसकी 3 अवस्थाएं बताई है। बालक को ज्ञान की संरचना से परिचित करवाया जाना चाहिए और सर्पिल कुंडलीय पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग किया। पूर्व अनुभव से जोड़ना, अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार किसी संप्रति का निर्माण गहराई से करना। साथ का साथ और क्या कहा है, पाठ्यक्रम अन्वेषण खोज आधारित हो, बालक अपनी समझ का सामाजिक निर्माण करते हैं। वर्गीकृत अधिगम है, तत्परता और स्केप होल्डिंग पर इन्होंने बल दिया है, जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, स्केप होल्डिंग वगैरह। ज्ञान की संरचना पर बल दिया है, संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान पर भी बल दिया है, जिज्ञासा, स्वतंत्र शिक्षार्थी पर इन्होंने बल दिया है। ब्रूनर ने कक्षा शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने पर बल दिया है, मतलब उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। आगमनात्मक विधि पर बल दिया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ब्रूनर हैं वो कौन सी विधि पर बल देते हैं? इंडक्टिव विधि पर, आगमनात्मक विधि पर बल देते हैं। एक निगमनात्मक भी होती है, वो उसकी बात भी करनी चाहिए हमें, तो ब्रूनर के साथ आपको आगमन विधि को याद रखना है। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन, किसी विषय पर तात्कालिक ज्ञान पर बल दिया है, विषय की संरचना पर बल दिया है, अन्वेषणात्मक सीखने की विधि पर बल दिया है, सीखने में सामाजिक संबद्धता की बात की है, तत्परता और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने को इम्पोर्टेंस दी है, सीखना सक्रिय रूप से सूचना का प्रक्रियाबद्ध करना है, ऐसा उनका मानना है, सीखने में स्वायत्तता पर बल दिया है। जेरोम ब्रूनर हैं वो अधिगमकर्ता को सजग, सक्रिय और समस्या समाधानकर्ता के रूप में मानते हैं। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ऐसा उनका मानना है। अधिगमकर्ता की जिज्ञासा है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा को शांत करती है क्योंकि लक्ष्य उन्मुख है अगर, तो अधिगम को लचीला और अन्वेषणात्मक होना चाहिए। अधिगम की स्वायत्तता पर बल, बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है, ऐसा किसका मानना है? जेरोम ब्रूनर का मानना है। बालक को क्षमता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। बुद्धि के विकास में प्रारंभिक 5 साल इम्पोर्टेंट है। ब्रूनर 3 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण मानते हैं: नए ज्ञान व सूचना का अर्जन, नवीन अर्जित ज्ञान का रूपांतरण अपने हिसाब से, और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, चेक करना उसको। ब्रूनर के अन्वेषण उपागम में कार्यशीलता, अनुरक्षण और निर्देशन है जो इम्पोर्टेंट है। अब इसका सार क्या निकलता है? कुल मिलाकर एक कोई भी बालक है जैसे, और वो चीज़ें सीख रहा है, तो उसमें जैसे तत्परता है वो इम्पोर्टेंट है, ज्ञान की जो संरचना है वो भी महत्वपूर्ण है, और उसका जो सिस्टम है जैसे स्पाइरल नोटबुक होती है उसमें इस तरह से वो बना होता है। तो कोई जैसे आगमन विधि में क्या होता है कि धीरे 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 वो चीज़ें हैं जो उसका लेवल बढ़ाता जाएंगे और बालक को सिखाएंगे, इस तरह का उन्होंने प्रयास किया है। और कोई भी जो कठिनाई का स्तर है वो तार्किक रूप से हो, तार्किकता अगर होगी तो बालक है जो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं मानवतावादी सिद्धांत की। मानवतावादी सिद्धांत या एक तरीके से इब्राहिम मैस्लो हैं, उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इब्राहिम मैस्लो का फोटो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हालांकि फोटो है जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन ठीक है, जो हमारे मतलब कि हमारे पास जो उपलब्ध है फोटो, थोड़ा जिसका सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं हो सकता है कि वो एग्जाम में तो काम आए हमारे जीवन में भी काम आए, तो बहुत बढ़िया बात है। मानवतावादी सिद्धांत अब शुरू करते हैं। प्रतिपादक है मैस्लो, पूरा नाम है इब्राहिम मैस्लो, और उनके साथी कार्ल रोजर्स। अधिगम में मानव को देखो, मानवतावादी है तो मानवतावादी में मानव शब्द आ गया मेन, मानव को केंद्रीय स्थान देता है, छात्र केंद्रित उपागम है। कुल मिलाकर जो छात्र हैं, अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा आपने कि छात्र हैं या जो विद्यार्थी हैं वो केंद्र होना चाहिए, तो ये है जो सिद्धांत हैं उससे रिलेटेड। श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ विद्यार्थी, आत्म अभिप्रेरणा, आत्मसिद्धि पर बल दिया जाता है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 आवश्यकताओं के प्रकार बताए गए हैं। आत्मसिद्धि, सम्मान पाने व देने की आवश्यकता, प्रेम, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। अब यहाँ क्या है देखो, ये जो आवश्यकता है ना, इनको अब आगे डायग्राम में देखेंगे हम, इनको जो लिख रखा है उसमें जो पहले नंबर की है वो है ये शारीरिक आवश्यकता, जैसे भूख प्यास वगैरह है, ये चीज़ें ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यक्ति चाहेगा सुरक्षा, जैसे जॉब सिक्योरिटी है या और भी जो भी चीज़ें हैं। तीसरे नंबर पे वो थोड़ा ऐसे चाहेगा कि भाई उसके परिवेश में जो लोग बाग हैं उसके प्रति हैं जो स्नेह रखें। तीसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तो कॉमन हो गया एक तरीके। चौथे नंबर पे फिर इससे भी अगर और एडवांस लेवल पर जाएं तो वो अपने समाज में, अपने जो परिवेश में लोग बाग हैं उनसे सम्मान प्राप्त करना चाहेगा और सम्मान देना चाहेगा, इस तरह से। और लास्ट जो है वो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता का मतलब हो गया एक तरीके से, मतलब कि वो हमारे यहाँ जिसको मोक्ष कहा जाता है, तो वो चीज़ जो आत्मसिद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है जो समाज के लिए भला कर रहा है या कोई भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें करने के बाद उसको लगता है कि अब उसका जीवन है जो सफल हो गया, तो वो आत्मसिद्धि की बात कहला सकती है। स्व की पूर्ण कार्यप्रणाली पर यहाँ पर बल दिया गया है। मानव कल्याण, सह अस्तित्व, आत्म अभिप्रेरणा, आत्मसिद्धि, मूल्यों, सृजनात्मकता, आत्मनिर्देश, व्यक्तिगत विभिन्नता, सक्रिय अधिगम, आदर्श आत्म व आत्म अनुशासन बल आदि पर यहाँ पर बल दिया गया है। बालक के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देती है। रोजर्स ने स्व की पूर्ण कार्यप्रणाली, अनुभव में स्पष्टता, सामाजिक संबंध, आत्म धारणा और आत्मसिद्धि पर बल दिया है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, यहाँ पर जो नाम है कार्ल रोजर्स, ये फोटो है, तो दोनों को याद रखना है आपको। दोनों जो इब्राहिम मैस्लो हैं, कार्ल रोजर्स हैं, वो मानवतावादी सिद्धांत से रिलेटेड है। ब्रूनर और पियाजे के सिद्धांत की समानताएं असमानताएं, ये थोड़ा लेट दे दिया, मतलब आगे उधर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जहाँ आ गया वहीं पर देख लेते हैं।
ब्रूनर और पियाजे के सिद्धांत की समानताएं और असमानताएं। देखो, समानताएं तो हैं, बच्चे पूर्ववत अनुकूलन के आधार पर अधिगम करते हैं, सीखते हैं। एक स्वाभाविक रूप भाषा के विषय में जिज्ञासा होती है बालकों में, और संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ जो डेवलप हो जाती है। बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागिता लेते हैं और अंतिम चरण या सीमा प्रतीकों या संकेत चिन्हों का अधिग्रहण है जो चलता है, ऐसा माना गया है। अब उनमें असमानताएं क्या है? देखो, ब्रूनर सिद्धांत को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, विकास है वो सतत प्रक्रिया है ब्रूनर के अनुसार। पियाजे मानते हैं कि ये है जो अलग अलग श्रृंखला है या कड़ी है श्रृंखलाओं की। ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक इम्पोर्टेंट कारक मानते हैं, जबकि पियाजे हैं जो संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम मानते हैं। ब्रूनर मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की गति है उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बच्चों को लिए तैयार होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पियाजे मानते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास स्तर और परिपक्वता स्वगति से होता है। ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञानी या जानकार साथियों की अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभागिता को महत्व देता है। मोर नॉलेजेबल अदर वाली कहानी। पियाजे ऐसा नहीं मानते। ब्रूनर का मानना है कि प्रतीकात्मक चिंतन के रूप में अपनाने के तरीके भी प्रतिनिधित्व का स्थानापन्न नहीं होता, जबकि पियाजे का मानना है कि ये बदल सकते हैं। तो इस तरह से इनमें समानता भी है कुछ जगहों पर, कुछ जगह जो अंतर भी हैं। अगर दोनों सिद्धांत बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखे हैं तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करें अगर हम, तो इसके संबंध अर्जित ज्ञान के उपयोग में लाने से होता है। विद्यार्थी स्वयं ही अधिगम हेतु पहल करता है, स्वयं ही मूल्यांकन करता है, इसके सीखने पर बल व सीखने की इच्छा पर बल दिया जाता है। कार्ल रोजर्स विशेष इनके सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति में अधिगम उसके आंतरिक अनुभव या बाह्य वातावरण की परस्पर क्रिया पर डिपेंड होता है। रोजर्स के सिद्धांत के दो भाग हैं, संप्रत्यात्मक भाग है, प्रक्रिया भाग है। इसके अनुभव क्षेत्र आत्म प्रत्यय, अहम आदर्श, अहम समरूपता, असमरूपता व आत्मसिद्धि की व्याख्या। प्रक्रिया भाग में मनोवैज्ञानिक विकास की बाधाएं, व्यक्ति और समाज के संबंध या संवेग हैं, वो उससे रिलेटेड अधिगम आया है। कार्ल रोजर्स ने 1942 में क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि का प्रतिपादन भी किया था। स्वनियमित अधिगम की अवधारणा बेरी जिमरमैन ने दी थी। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अनेक अनुभव और अनुसंधानों, इन सबको मिलाकर नियम सिद्धांत की सत्यता का मापन अगर होता है तो वो है जो अनुभवात्मक अधिगम कहलाएगा। बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, वास्तविक और सार्थक ज्ञान मिलेगा, ज्ञान स्थायी होगा, जीवंत होगा, सक्रिय होगा, शारीरिक मानसिक क्रियाशीलता बढ़ेगी, प्रयोगात्मक कुशलता बढ़ेगी। निष्कर्ष क्या है? अनुभवात्मक अधिगम पढ़ने, सुनने, अध्ययन, अभ्यास के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम मॉडल, इसके अधिगम के 4 चक्र व शैलियों का उल्लेख है। अनुभव करना, देखना, चिंतन करना, करना, सोचना, करना व महसूस करना। अनुभवात्मक सीखने का चक्र क्या है? कोल्ब मानते हैं कि सीखने को 4 चरण वाली सतत प्रक्रिया के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ प्रतिभागी प्रत्येक नए अनुभव से ज्ञान प्राप्त करेगा। और उनका ये सिद्धांत है सीखने को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में मानता है, जहाँ व्यक्ति लगातार सुधार करते हुए चीजों को सीखता रहता है। कोल्ब के अनुसार प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब कोई व्यक्ति 4 चरणों के एक चक्र को पूरा करेगा। तो वो 4 चरण क्या है जो देखते हैं। एक तो है ठोस अनुभव, एक है चिंतनशीलता, चिंतनशील अवलोकन, और अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग। तो ये वो 4 चरण हैं, और किसी को भी अगर सीखना है तो वो ये 4 चरणों से निकलना ही चाहिए। ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग। ठोस अनुभव का मतलब हो गया कि जो अनुभव हैं अवलोकन के आधार पर उन पर वो काम करेगा, नए अनुभव का सामना करेगा, और जो जहाँ से सीखने के अवसर हैं जो इंक्रीज होंगे। कोल्ब के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति केवल देखकर या पढ़कर नहीं सीख सकता है, तो फिर लक्ष्य व्यक्ति के लिए अनुभव में सक्रिय रूप से भाग लेता है ताकि वे इससे सीख सके। चिंतनशील अवलोकन का मतलब क्या है? कि व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभव पर प्रतिबिंबित करता है। अनुभव और समझ के बीच किसी भी विसंगति के लिए विशेष रूप से नोटिस दिया जाता है। लक्ष्य व्यक्ति के लिए स्थिति की समीक्षा करता है, अनुभव के पीछे अर्थ खोज लेता है। सार अवधारणा, अमूर्त अवधारणा में व्यक्ति अपने अनुभव को समझने के लिए सिद्धांत विकसित कर लेता है। यह विश्लेषण अक्सर एक नए विचार को जन्म देता है, पहले से मौजूद अवधारणा को बदल देता है। इस चरण में व्यक्ति आवर्ती विषयों, समस्याओं या मुद्दों की पहचान करता है और नए सीखने के अनुभव में मदद करेगा। लक्ष्य उन अवधारणाओं को बनाता है जिन्हें वे भविष्य में लागू कर सकते हैं। सक्रिय प्रयोग,
जो चीज़ें उसने सीखी हैं उनको जो वो यूज करता है वो सक्रिय प्रयोग में आ जाएगा। अंतिम चरण में व्यक्ति अनुभव में सीखी गई बातों को दूसरी स्थिति में लागू करता है। इंपॉर्टेंट बात है, वे अपने सिद्धांतों का उपयोग समस्याओं के हल करने, निर्णय लेने, लोगों और घटनाओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। विद्यार्थी जोखिम लेता है और सिद्धांतों को लागू करता है, ये देखने के लिए कि क्या परिणाम होता है, यानी कि उसका प्रैक्टिकली यूज करता है। लक्ष्य विभिन्न और नई परिस्थितियों और उदाहरणों का परीक्षण करता है ताकि सुधार के तरीकों की खोज की जा सके। मुख्य रूप से 4 कारक माने हैं: अनुभव करना, मूर्त अनुभव, निरीक्षण करना, अपसारी संकल्पना और परीक्षण। डेविड कोल्ब अधिगम चक्र के 4 अभी हम बात कर चुके हैं: अनुभव करना, निरीक्षण, संकल्पना और परीक्षण। GH मिड प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत पुस्तक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस सिद्धांत में स्व शब्द हैं के आधार पर व्याख्या की है। स्व की 2 अवस्थाएं बताई हैं, मैं और मुझे, आई और मी। अधिगम का साइबरनेटिक मॉडल, पुनर्निवेशन सिद्धांत। साइबरनेटिक शब्द का प्रयोग नॉर्बर्ट विनर द्वारा 1948 में किया गया था। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा संचालित होता है। ये सीखने की व्याख्या ऋणात्मक पुनर्निवेश के आधार पर करता है। यह अधिगम के संज्ञानात्मक व संबंधवादी सिद्धांत के बीच की स्थिति को बताता है। ये संबंधवाद सिद्धांत के समान उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य यांत्रिक संबंध पर बल देता है। संज्ञानवादी सिद्धांत के रूप में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को संपोषित करने पर बल देता है। इसकी कार्य प्रणाली है वो थर्मोस्टेट के समान है। जैसे व्यक्ति सीखने के दौरान शरीर की मांसपेशियों ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली सूचना से निर्देशित होता है। जब भी व्यक्ति गलती करता है तब ऐसी सूचना उसे चेतावनी देती है और वह सही पथ पर लौट आता है। यही है जो ऋणात्मक पुनर्निवेशन है। सीखने का अधिगम, लर्निंग टू लर्न। व्यक्ति जब अधिक से अधिक समस्या का समाधान करते जाता है तो वह समस्या समाधान में पहले से अधिक निपुणता प्राप्त करता है। वह समाधान में मौलिक कौशल सीखता है। हार्लो ने अधिगम प्रवृत्ति कहा है, इस पर प्रयोग भी किया था बंदर पर। निर्मितवादी अधिगम में छात्र कोरी स्लेट नहीं होता बल्कि पूर्व अनुभव साथ लाता है। छात्र सशक्तिकरण पर बल है दिया गया है। अधिगम करता जितना जानता है उतना अधिक सीखता है। अधिगम अचानक नहीं होता, समय लगता है। हाँ, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, मतलब परीक्षा के पास में जाके और तैयारी नहीं करनी है। तैयारी करने में समय लगता है तो आपको काफ़ी लंबे समय तक काम करना चाहिए तैयारी पर। ज्ञान की रचना में संवेदी अंगों को इनपुट की तरह यूज किया जा सकता है। आशुबेल का आधुनिक संज्ञानावाद सिद्धांत है। तो बात करते हैं अधिगम के प्रकार। उन्होंने माने हैं 4। पुस्तक लिखी है उन्होंने कॉग्निटिव व्यू। अधिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना। अधिग्रहण सीखना का मतलब हो गया बोलकर लिखकर जो दी जाती है बात उसको आत्मसात कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। अन्वेषण सीखना का मतलब हो गया कि जो सामग्री है दी गई है उसको पढ़ने के लिए उसी से नया विचार निकाल कर उसको सीखता है। ये अर्थपूर्ण भी हो सकता है और रट भी सकता है। समस्या समाधान पे डिपेंड होता है। अन्वेषण में समस्या समाधान ज़्यादा रहेगा। फिर है जो रटना, मतलब जो दिया है उसको सीधा सीख लिया। अर्थपूर्ण, इसमें सीखने वाली सामग्री सार, उसका जो सार है उसको समझ लेता है, उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ देता है, और ये सबसे बढ़िया प्रकार है। तो ऐसे आ सकता है एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कि आशुबेल द्वारा जो 4 अधिगम के प्रकार बताए उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो अर्थपूर्ण सीखना है। अपने यहाँ भी बोलते हैं ना कि इसका तो की अर्थ कौन है, कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ हो तब वो सबसे बेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आशुबेल ने सीखने को निगमनात्मक माना है। अब इस तरह जब ये शब्द आएगा निगमनात्मक या आगमनात्मक, उस समय हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आगमनात्मक किसने माना था और निगमनात्मक किसने माना था, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। और जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो समझ नहीं पाएगा तो वहाँ पर उसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर गड़बड़ नहीं होगी तो फिर एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो उसको बहुत अच्छे से सही कर पाएगा। तो आशुबेल के साथ आपको याद रखना है, आशुबेल है जो वो एजुकेशन को, मतलब कि जो अधिगम है उसको निगमनात्मक मानते हैं। इसकी एक बहुत बढ़िया थ्योरी भी बना रखी है। आगमन निगमन को थोड़ा ध्यान रख लेंगे, और आशुबेल के साथ निगमन जैसे याद है वैसे अपने क्या नाम ब्रूनर के साथ है जो आपने याद कर रखा होगा आगमन को। तो वहां पर आगमन था, यहाँ पर निगमन है। अब अधिगम प्रक्रिया सबसे पहले है जो आवश्यकता प्रेरक, उसके बाद तत्परता, फिर अधिगम के लिए उचित जो परिस्थिति जिसमें परस्पर क्रिया और परिस्थिति दोनों आ गए, फिर अनुभव, व्यवहार में चेंजेस और उसको स्थायी करना। अधिगम प्रक्रिया स्मिथ क्या मानते हैं, 3 सोपान है। अभिप्रेरक या चालक ड्राइव, जो हम पहले अभिप्रेरणा में पढ़ चुके हैं।
यह व्यवहार को शक्ति प्रदान करने या क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य, उद्देश्य, एम या ऑब्जेक्टिव जितना स्पष्ट होगा, सीखने की विलसा उतनी ही ज्यादा होगी। रुकावट, बाधा या कठिनाई, अभी यह न हो तो व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन व नवीन ज्ञान की आकांक्षा भी नहीं होती है। विशेष क्या है? अधिगम की प्रावस्था, सीखने अधिगम की तैयारी, अधिगम अर्जन व व्यवहार में प्रकटीकरण, अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के सोपान, स्टेप ऑफ लर्निंग, थार्डाई के अनुसार क्या है? आवश्यकता, अभिप्रेरणा, प्रेरक है, लक्ष्य, उद्देश्य है, बाधा, तत्परता है, अधिगम स्थिति या वातावरण है, अनुक्रिया है, इंटरेक्शन, समायोजन है, एडजस्टमेंट, व्यवहार में परिवर्तन, परिणाम, स्थायीकरण। ये सारी की सारी चीजें हैं वो अधिगम के सोपान हैं थार्डाई के अनुसार। ये पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो गया ये। सीखने का प्रतिफल क्या है, जो भी बात कर लेते हैं। डेनियल बेल का मानना है कि अधिगम से व्यक्ति की शक्तियों और वातावरण की अंतःक्रिया से व्यक्ति में परिष्कार होता है। क्रो मानते हैं कि अधिगम का परिणाम उत्पाद, आदतों, ज्ञान, दृष्टिकोण की प्राप्ति का कारण बनता है। हैरी मैन का मानना है कि अधिगम का परिणाम समायोजन की कुशलता में सुधार होता है। ये सुधार अभ्यास, अंतर्दृष्टि और पर्यवेक्षण, अनुकरण व अनुबंधन से होता है। गेट्स मानते हैं कि अधिगम का परिणाम अनुभव द्वारा व्यवहार में सुधार में होता है। अधिगम के परिणाम, प्रतिफल, रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग क्या है, तो बात करते हैं। 6 पॉइंट दे रखे हैं। व्यवहार में सुधार, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियारूप, 3 प्रकार है। शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति, बुद्धि वृद्धि व विकास में सहायक, समायोजन में सहायक, जीवन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, व्यक्तित्व का अधिकतम व सर्वोत्तम विकास, और अधिगम ज्ञान, आदत, मूल्य, कौशल, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, कल्याण में सहायक होता है। मतलब हम जो भी चीज़ें सीखते हैं तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी आदतें सुधरती हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं उनमें मतलब पॉजिटिवनेस आती है, हमारी स्किल बढ़ती है, हम चिंतन कर पाते हैं, अच्छे से तर्क कर पाते हैं, कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान कर पाते हैं, या हमारे जीवन के या मानव जीवन के कल्याण में भी ये हेल्पफुल होता है। किंगजल और गेरी अब ये क्या कर रहे हैं? अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है और उससे है जो परिवर्तन होता है। सीखने के प्रतिफल में रॉबर्ट केने ने अधिगम के 8 प्रकार माने हैं, वही है जो प्रतिफल में आ जाएंगे। अधिगम सोपान का सिद्धांत, अधिगम प्रक्रिया का भाग ये मानते हैं। अधिगम प्रक्रिया के सोपान 8 वो हम देख रहे हैं। रॉबर्ट केने 1965, पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। प्रतिपादन किया था, 8 प्रकार बताए थे, क्या क्या है जो देखते हैं। क्या क्या है? समस्या समाधान सीखना, नियम सीखना, संप्रत्यय सीखना, बहुविभेदन, शाब्दिक साहचर्य, श्रृंखला, उद्दीपक अनुक्रिया और संकेत सीखना। ये है जो उन्होंने अधिगम के कुल है जो 8 प्रकार माने हैं। संकेत अधिगम, ये 8 प्रकार है, उन पर थोड़ा सा। संकेत अधिगम का ये है जो IP पॉवलोव का सिद्धांत इसका उदाहरण है। अध्यापक को देकर बच्चों का चुप हो जाना निम्न अधिगम माना जाता है, सबसे निम्न अधिगम माना जाता है। हाँ, मतलब कि संकेत अधिगम है वो लो लेवल का है, ऐसे समझ लो। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक की मतलब की उपस्थिति से अनुक्रिया का होना, इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं। श्रृंखला अधिगम, क्रमिक रूप से सीखना, उद्दीपक को एक क्रम में उपस्थित होना। शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों प्रकार की श्रृंखला हो सकती है। शाब्दिक में कविता पाठ हैं, गीत हैं, ये सब। डेविड आशुबेल ने अर्थग्रहण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम पर बल दिया था। शाब्दिक सीखने की 5 विधियां हैं। क्रमिक है, मुक्त पुनस्मरण है, अनुबोधन है, युग्मित सहचर है, प्रत्यभिज्ञान है। बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत क्या होगा कि सही उद्दीपकों का आप चुनाव करके उसके अनुसार उन्हें क्रिया कर सकते हैं। व में अंतर करना, रंगों में अंतर करना, ये है जो किसमें आ जाएगा? बहुविभेदन में आ जाएगा। प्रत्यात्मक अधिगम, अवधारणा अधिगम, केंडलर ने व्याख्या की, किसी वस्तु या घटना की व्याख्या किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना, रंग के आधार पर ऐसे। सिद्धांत अधिगम, नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या, न्यूटन का जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है, थार्डाई का नियम है, ऐसे। समस्या समाधान अधिगम सर्वोत्तम प्रकार है, इसे व्यक्तिगत अधिगमों का प्रकार भी कहा जाता है। श्रेष्ठ अधिगम है ये, और रेखा गणित में किसी प्रमेय को हल करना है जो इसके अंतर्गत आएगा। कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। और ऐसे आ जाए कि जो समस्या अधिगम के प्रकार दे रखे हैं उनमें सबसे बढ़िया कौन सा है, तो उसमें आपको ये याद रखना है, समस्या समाधान अधिगम। ये हाथ से एक प्रश्न बनने की संभावना मुझे लग रही है, तो इसको ज्यादा तरीके से याद रखेंगे। अधिगम की प्रकृति, अधिगम की प्रकृति भी बात कर लेते हैं हम कि भाई जो सीखना है और उसकी एक तरीके से प्रकृति का मतलब विशेषता ही मान लीजिए आप। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परिवर्तन है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है, पूर्ण है, मेस्लो ने बल दिया था, उद्देश्य पूर्ण है, पूर्ण का मतलब उद्देश्य पूर्ण है,
परपजीव है, मतलब सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, रचनात्मक है, विवेकपूर्ण है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक प्रक्रिया है, समायोजन प्रक्रिया है, समस्या समाधान प्रक्रिया है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है। एक तरीके से अधिगम है जो स्थानांतरण है, अधिगम प्रक्रिया न होकर परिणाम है, नया काम है, अनुभवों का संगठन है, अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से थोड़ा अलग है, सदैव अनुभव इसमें शामिल रहेगा, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, अनुभव का संगठन है, वर्तुलाकार प्रक्रिया है, अनअधिगम भी अधिगम की प्रक्रिया है। ये पहले आया हुआ प्रश्न है, रीट वगैरह में देखा होगा आपने, अर्थात त्रुटियां अधिगम का भाग है, जटिल प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण यह अधिगम प्रक्रिया का भाग है। जब पहले सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के सीखने पर पड़ता है तो उसको हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। काल्पनिक क्या कहते हैं? स्थानांतरण पहली परिस्थिति प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत, अभियोग्यता व दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो वो एक तरीके से अधिगम स्थानांतरण है। सोरेनसन कहते हैं कि अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभवों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित करना है। क्रो एवं क्रो भी कहते हैं एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान, कुशलता, सोच, अनुभव और कार्य आते हैं जो दूसरे क्षेत्र में भी यूज हो जाती हैं, वो अधिगम स्थानांतरण है। विटेकर किसी एक कौशल या विषय वस्तु से सीखने का प्रभाव दूसरे कौशल या विषय वस्तु पर पड़ जाए। पीटरसन का मानना है कि स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह नए क्षेत्र में विचारों का विस्तार है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन मानते हैं कि जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन का सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण हो जाता है या वो ट्रांसलेशन है, ट्रांसफर है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार 3 है, पॉजिटिव और पार्श्वीय। जिसमें पॉजिटिव में पार्श्वीय, अनुलंब, अनुक्रमिक, समस्त अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण। एक ऐसा कैसा नेगेटिव है, नकारात्मक और शून्य अधिगम। तो तीनों यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तीनों को हम अच्छे से देखते हैं। सकारात्मक, धनात्मक या भावात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जहाँ सहायता मिलती है, मतलब आपने कोई एक चीज सीखी और दूसरी और जगह आप कोई काम कर रहे हैं, वहां उससे मदद मिल रही है तो वो पॉजिटिव है। गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना सकारात्मकता के निम्न प्रकार है। पार्श्वीय, जब सीखे गए ज्ञान का अंतरण ऐसी परिस्थिति या विषय में होता है जो उसी स्तर का है तो वो तो हो गया पार्श्वीय। जैसे शिक्षक से सीखा कि 6 - 3 3 है, तो 6 आम में से 3 आम निकाल कर समझता है कि 3 शेष हो गए, तो ये पार्श्वीय हो गया उसी रूप में। अनुलंब का मतलब हो गया सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तर के कौशल को सीखने में यूज करता है तो वो निम्न से उच्च स्तर की ओर, ध्रुवकार। अनुक्रमिक अंतरण, विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल में सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक कह सकते हैं। सीखना धनात्मक होता है, जैसे बाकी गुणा सीखकर फिर भाग देना सीखना, यही किया होगा, सीखा होगा सबसे पहले तो। समस्तर अंतरण, हॉरिजेंटल। अब इसमें क्या होगा? समस्तर मतलब समस्तर, ये समान स्तरीय कौशल सीखने में है। पार्श्वीय, अनुक्रमिक इसी के भाग हैं, इसमें एकीकृत रूप से स्थानांतरण होता है। द्विपार्श्वीय में शरीर के एक अंग से किए कार्य का प्रभाव दूसरे अंग से भी करना। नेगेटिव में क्या है? ऋणात्मक, नुकसान होता है, नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहना तो उल्टी बात हो गई। नकारात्मक स्थानांतरण, जैसे पेन का बहुवचन है जो पेन्स है, बुक का बुक्स है, सीखने के बाद माउस का माउसेज कर देता है जबकि वो गलत होता है, ये नकारात्मक हो गया। चाइल्ड का चाइल्ड्स लिख दिया जैसे। शून्य अधिगम स्थानांतरण, जीरो ट्रांसलेट, जहाँ न सहायता न नुकसान। बल्लेबाजी करने वाला बालक यदि गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो उसका बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के शून्य अधिगम में ऑलराउंडर आ गया। गणित व भाषा के मध्य संबंध भी इसमें आ जाएगा। शून्य स्थानांतरण के उदाहरण में टंकन सीखना चित्रकला में कोई सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। शुंक ने अधिगम स्थानांतरण के नियम के प्रकार, समीपवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड अंतरण, उच्च रोड अंतरण, ये जो शुंक ने माने हैं। समीपवर्ती अंतरण में क्या होता है? कोई बालक टाइपराइटर पर टाइप करके सीखता है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर भी उसे यूज कर लेता है तो वो समीपवर्ती हो गया। दूरवर्ती का मतलब अलग अलग परिस्थितियों में यूज होना। निम्न रोड अंतरण में जब सीखा गया ज्ञान स्वतः अचेतन रूप में दूसरी परिस्थिति में हो जाता है। उच्च रोड अंतरण, हाई रोड, ये स्वतः ना होकर सरल या कठिन या बिना प्रभाव के भी बना हो सकता है, प्रयास करने से चेतन रूप में होगा। अन्य प्रकार में अविशिष्ट अंतरण है और विशिष्ट अंतरण है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओकीफे व नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका का संबंध संज्ञानात्मक मानचित्र से है। पश्चव्यापी अवरोध में रेट्रोरेक्टिव
इनहेबिटेशन, जब नए अधिगम से पूर्ण अधिगम में कठिनाई होती है। पूर्व का कमजोर होना। अग्र सक्रिय अवरोध, प्रोएक्टिव इनहेबिटेशन, निसक्रिय अवरोध, पिछला अधिगम वर्तमान अधिगम में अवरोध उत्पन्न करता है। बहुत सारे प्रकार हैं जो अलग अलग विद्वानों दे रखे हैं, और मूल रूप से जो प्रकार दे रखे हैं अधिगम स्थानांतरण वाले, जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव और जो शून्य है, वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सिद्धांत कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण सिद्धांत हो गया। कल्पना का प्रयोग लैटिन व हिंदी साहित्य दोनों में किया जा सकता है। ये सबसे प्राचीन भी है, प्लेटो के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। समान तत्वों का सिद्धांत है, दो तत्व जहाँ समान है तो फिर फर्क पड़ेगा, ये थार्नडाइक ने दिया था। भूगोल और इतिहास जैसे हो सकता है, जुड़ सकता है। सामान्यीकरण C.H. जड़ द्वारा दिया गया, और एक परिस्थिति में किया गया व्यवहार दूसरी परिस्थिति में यूज हो सकता है। सामान्यता विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। G.S. जनरल है ना, स्पेशल वो वाला। जी बुद्धि का स्थानांतरण सामान्य बुद्धि होता है, S का नहीं। आदर्श मूल्यों का सिद्धांत बागले, वे गुण जो आदर्श बन जाते हैं उनका अधिगम स्थानांतरण होता है, ये बागले के द्वारा दी गई थी। अवयववादी, गेस्टाल्टवादी पूर्ण से अंश की ओर होता है, पक्षांतर सिद्धांत भी इसको कहते हैं। संयोजनवादी, थार्नडाइक की बात है, स्थानांतरण से रिलेटेड है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन? सीखने की इच्छा, सामान्य बुद्धि और सामान्यीकरण की योग्यता, समान विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षक, समझ, ये सब चीजें हैं जो अपना लर्निंग ट्रांसफॉर्मर है उसको ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रभावित करते हैं। आगे है अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका। तो समझ कर सीखने पर बल देता है, चिंतन का विकास, सहसंबंध पर बल, दृष्टांतों का प्रयोग, सामान्यीकरण की योग्यता का विकास, साहचर्य के नियम, ये आदि चीजें हैं जो इसमें आएगी। अधिगम स्थानांतरण की विशेषताएं क्या है जो देखते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इसमें पहले से सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में होता है। अधिगम पठार भी देखते हैं, प्लेट्यू इन लर्निंग। रोस मानते हैं कि अधिगम का पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम रुक जाती है। इसके अंतर्गत अधिगम वक्र ना तो ऊपर ना ही नीचे अपितु समांतर हो जाता है। इस तरह से मतलब पहले सीखते सीखते जा रहे थे और अब वो इस तरह से स्थिति में आ जाता है। तो इसे स्पार्ट स्थल कहा जाता है, अवरुद्ध वर्धन भी इसको कहा जाता है। कारण क्या है? अभिप्रेरणा का अभाव हो गया, शारीरिक मानसिक दोष आ गया, कोई दोषपूर्ण विधि है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, दोषपूर्ण इन्वायरमेंट है, रुचि अवधान नहीं होना, थकान, कार्य की जटिलता, आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, उत्साहहीनता, ज्ञान का अभाव, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अधिगम पठार के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम वक्र। यह अधिगम प्रक्रिया का भाग है। गेट्स और अन्य ने जो बात की है इनके बारे में। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गतिता, उन्नति को व्यक्त करते हैं, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, और विकल्प में 4 ना होने पर 3 भी सही है, तो ये भी ध्यान रख लेना। नकारात्मक, उन्नतोदर, ऋणात्मक, त्वरण वक्र। सीखने का गति आरंभ में तेज होती है, धीरे धीरे मंद हो जाती है, तो ये हो गया पहला नकारात्मक। दूसरा है सकारात्मक, नतोदर, कि शुरू में तो शुरुआत में धीमी लेकिन बाद में जो गति तेज हो जाती है। मिश्रित, तो कभी तेज कभी धीमा। सरल रेखीय वक्र, जैसा जो कि होता नहीं है ऐसा, लेकिन ठीक है। शून्य त्वरित वक्र, अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन का न होना, तो शून्य आ जाएगा। अग्रोन्मुख प्रभाव, पूर्व में सीखा हुआ कार्य वर्तमान में अर्जित होने वाले कार्य की धारणा को प्रभावित करता है, इसे अग्रोन्मुख प्रभाव कहते हैं। अधिगम के प्रकार में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या आएगा? प्रत्यक्षात्मक, प्रत्ययात्मक, साहचर्यात्मक। भावात्मक में महसूस करना। क्रियात्मक में जो कौशल है, नृत्य है, चार्ट बनाना, फोटोग्राफी, दिखना बढ़िया, ये। अधिसंज्ञान, स्वयं की मानसिक क्रियाओं को जानना, अधिसंज्ञान कहलाता है। नोट क्या है? आगमन निगमन भी अधिगम के प्रकार माने गए हैं। आगमन व निगमन विधि के जनक अरस्तु माने जाते हैं। अधिगम के अन्य प्रकार में वाचिक है, बोल के जो सीखता है। युग्मित है, तो युग्म का पहला शब्द उद्दीपक के निरर्थक शब्दांश होता है, दूसरा शब्द अंग्रेजी संज्ञा में अनुक्रिया होता है। क्रमिक अधिगम, प्रतिभागी शाब्दिक एकांश की को किस तरह सीखता है, वो क्रमिक अधिगम में आ जाएगा। मुक्त पुनः स्मरण है, किसी भी क्रम में पुनः स्मरण करने के लिए कहा जाता है। वाचिकम अधिगम के गोचर क्या क्या है? अशुद्ध साहचर्य है, क्रमिक स्थिति वक्र है, दोलन व्यापार है, श्रेणी गुच्छन है, और कूट संकेतन है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो। संप्रति अधिगम के अंतर्गत आएंगे। संप्रति एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तु या घटना के लिए किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और स्वाभाविक। कौशल अधिगम,
कौशल अधिगम के अंतर्गत जटिल कार्य को दक्षता के साथ करना, स्किल मतलब संज्ञानात्मक, साचार्यात्मक और स्वायत्त हो सकते हैं। परिप्रेक्षा अधिगम का मतलब हो गया कि जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछकर उत्तर का विवेचन करके नवीन ज्ञान की खोज कर लेता है। ये इसमें वैसे शब्द हैं वो भी थोड़ा बता रहा है। परीक्षा मतलब पूछना। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, सीखे हुए ज्ञान का चिंतन और मनन भी करता है। इसमें बालक अपनी जिज्ञासा व मन में चल रहे प्रश्नों को अध्यापक के समक्ष रखता है और शंका का समाधान कर लेता है। प्रकार क्या है देखो, सत्य आपत्र है, संरचनात्मक है, मार्गदर्शक परिप्रेक्षा है, सर्वविदित्व सत्य परिप्रेक्षा है, वैज्ञानिक परिप्रेक्षा है। प्रमुख अधिगम सीखने की विधियां 3 होती हैं, अविराम विराम विधि, पूर्ण या अंश विधि और साभिप्राय प्रासंगिक विधि। अब अविराम विधि में क्या होता है कि विराम विधि में किसी पाठ को आराम देकर सीखता है, जबकि अविराम को बिना विश्राम के सीखता है। अविराम अविराम तो समझ ही रहे हैं अपन। पूर्ण विधि है, जब व्यक्ति पाठ को प्रारंभ से अंत तक एक साथ पढ़कर सीखता है तो वो पूर्ण हो गई। कुछ पार्ट है उनको सीखता है तो अंश विधि, जैसे हम अधिगम वाला टॉपिक को सीख रहे हैं तो ये अंश विधि है। पहले एक भाग में पढ़ा, कुछ भाग दूसरे में पढ़ा और आज हम ये तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। साभिप्राय या प्रासंगिक, यानी कि जब व्यक्ति निश्चित उद्देश्य और इच्छा से सीखता है तो वो साभिप्राय हो गया। और किसी प्रसंगवश, जैसे कोई टॉपिक आ गया उसी में हमने कोई और बात की तो फिर वो जो प्रसंगवश विधि के अंतर्गत आएगा। जैसे जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो चंद्रयान वाली बात आई तो हमने जो ए सोमनाथ का, एम शंकरन का, डॉक्टर के कल्पना का या उन्नी कृष्ण नायर का नाम लिया था, तो वो जो प्रासंगिक था। अब वो चीज़ें जो याद हो जाती हैं बाई चांस, करंट जीके किसी एग्जाम में आता है वहाँ हम सही कर लेते हैं, तो वो सीखा हुआ जो है वो प्रासंगिक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। अधिगम विधियाँ 5 हैं, करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, कहीं कोई समस्या नहीं है कि इजी है सब। ये सबसे महत्वपूर्ण है करके सीखना, हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस हैं जो ऐसा मानते हैं, किलपेट्रिक ने भी इसको समर्थन दिया था। निरीक्षण करके देख कर सीखना, वाटसन ने इस पर बल दिया था, संगीत नृत्य में ये महत्वपूर्ण है। परीक्षण करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, विलियम वुंड ने इस पर बल दिया था। सामूहिक विधि द्वारा सीखना, समूह के रूप में सीखना, सेमिनार है, योजना, वाद विवाद, कार्यशाला। मिश्रित विधि है जो पूर्ण आंशिक विधि का मिला जुला रूप है। आगे हम और बात कर रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है अधिगम के अनुक्षेत्र, है ना। डोमेन क्या क्या है लर्निंग के, तो 3 है मुख्य रूप से, जैसे संज्ञानात्मक है, ऐसे क्रियात्मक और भावात्मक और है। तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या आ जाएंगे, देखो संज्ञान है मतलब बुद्धि से रिलेटेड चीजें आएंगी, तो थिंकिंग है, सोचना, हमारा किसी भी प्रकार की चीजें हम जो सोच सकते हैं। इमेजिनेशन है, तर्क है, अनुमान, विश्लेषण, संश्लेषण, वर्णन, व्याख्या, स्मरण, सामान्यीकरण, सरलीकरण, संक्षिप्तीकरण, नियमीकरण, उदाहरण देना, विस्तारीकरण, निष्कर्ष, आलोचना, समालोचना, ये सब है जो कौन सा डोमेन है, संज्ञानात्मक। ऐसे कैसे ही आगे क्रियात्मक है, मतलब एक्टिविटी जो भी है वो चलना, दौड़ना, पकड़ना, फेंकना, नाचना, गाना, खाना पीना, ये सब। भावात्मक में क्या चीजें आ जाएगी, जैसे हमारे जो भाव हैं, दुख सुख है, क्रोध है, हर्ष भय, उदासीनता, पसंद नापसंद, रुचि या दृष्टिकोण, या जो मान्यताएं हम मानते हैं या त्यागते हैं, त्याग बलिदान की भावना, प्रेम या घृणा के भाव, ये सब है जो भावनात्मक में आएंगे। यानी कि अधिगम के जो अनुक्षेत्र हैं वो 3 हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। अब एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा है जो भावात्मक अनुक्षेत्र है, कौन सा क्रियात्मक है, कौन सा संज्ञानात्मक है। तो नाम से स्पष्ट है, वैसे याद हो जाएंगे। जैसे क्रिया में ये सब जो क्रियाएं हैं, भाव में ये सब जो भाव हैं, ऐसे कैसे ही हमने संज्ञान देखा था तो हमारे माइंड से रिलेटेड चीजें हैं जो उसमें आ जाएगी। अधिगम सिद्धांत संबंधी तथ्य, यानी कि यहाँ पर आकर अपना जो यूनिट है वो जो समाप्त हो जाता है। अब हम आगे एक दो जो पेज बचे हैं उनमें केवल उन बातों को रिपीट करेंगे जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनको हमें समझना चाहिए, नहीं तो अपना जो ये जो टॉपिक हैं जैसे अधिगम के पठार वगैरह ये हमने देख लिए हैं। इसके अलावा सीखने की विधियाँ जो अविराम विराम, पूर्ण विधियाँ, अंश विधियाँ, साभिप्राय प्रासंगिक हमने देख ली, जिसमें करके सीखना, निरीक्षण वाला, परीक्षण है, सामूहिक है, मिश्रित विधि, ये सब चीज़ें जो बहुत अच्छे से हमने देखी है। इससे पहले जितने सिद्धांत थे उनको कंप्लीट किया था। अब यहाँ से आगे अधिगम सिद्धांत संबंधी जो तथ्य हैं, कुछ चीज़ें और हैं जो कि वहाँ छूट गई थी लेकिन हमें पता होना चाहिए, तो हम फटाफट से उन पर बात करेंगे और फिर ये अपना अधिगम वाला टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। सम्यक व अधिगम का संबंध,
एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखना। आकांक्षा व अधिगम। आकांक्षा स्तर आंतरिक अभिप्रेरक जितना ज्यादा होगा अधिगम उतना ही होगा। महत्वाकांक्षा शब्द है उसी में से निकला हुआ आकांक्षा शब्द है। आकांक्षा का स्तर ज्यादा होगा तो अधिगम ज्यादा होगा, ऐसे समझना। आकांक्षा का स्तर कम होगा तो अधिगम भी कम होगा। अवधान व अधिगम। जितना अवधान ज्यादा होगा, चेता मतलब अपनी भाषा में अगर कहें तो जो चेता शब्द है वो उसके लिए अवधान हिंदी में आता है, वो ज्यादा होगा तो अधिगम भी ज्यादा होगा। अहम ग्रस्ता व अधिगम, ये है जो खराब चीज है। अहम ग्रस्तता है जो खराब चीज है, लेकिन अधिगम में इसकी कहानी अलग है। शेरिप और केंट्रिल मानते हैं कि अहम है जो वो प्रेरणा घटक है और आदमी को क्रियाशील बनाता है, दिशा प्रदान करता है, नियोजित करता है, तल्लीनता को बढ़ाता है। अब है कैसे जो बताऊं मैं। जैसे किसी को घमंड है तो क्लास में पहली रैंक लाने की कोशिश करेगा या फिर कुछ इस तरह का वो कोशिश करेगा, तो वहां पर वो क्या हो रहा है, अहम ग्रस्तता तो है उसमें, लेकिन अब वो वहां से उसको डायरेक्शन मिल रही है, वो क्रियाशील बन रहा है, उसकी तल्लीनता बढ़ रही है, नियोजन वो काम में कर रहा है। तो ये भी चीज़ है जो पढ़ाई में तो यूजफुल हो सकती है। बहुत सी बार ये चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं जीवन में वो कहीं पॉजिटिव भी हो जाती है। अधिगम विशेष। ब्रूनो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक प्रवृत्तियों में कुछ अंशीय स्थायी परिवर्तन को अधिगम मानते हैं। रच। अधिगम पठार व व्यवस्था है। अधिगम का आभास नहीं होता, अधिगम वक्र में वह समतल दिखाई देता है। विशेष अधिगम कारक प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम पर विन्यास का प्रभाव पड़ता है। विन्यास का तात्पर्य किसी परिस्थिति विशेष में अनुक्रिया करने के लिए तत्पर होना। उपयोग सर्वप्रथम हार्लो द्वारा किया गया, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। विन्यास का प्रभाव प्रात्यक्षिक अधिगम व समस्या समाधान व्यवहार पर भी पड़ता है। विन्यास की उत्पत्ति में अभ्यास, पूर्व अनुभव, पृष्ठभूमि के प्रभाव और अध्यापन कर्ता के प्राप्ति निर्देश या सुझाव चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। चिंता का अधिगम पर प्रभाव कैसा रहेगा। अगर देखो आप है जो जन सामान्य चिंता है अधिगम के लिए है जो वो ठीक है। निम्न चिंता व उच्च चिंता अधिगम को कमजोर करती है। मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं है तो भी लफड़ा है, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे तो भी लफड़ा है। तो सामान्य चिंता होनी चाहिए आपको, कोई भी एग्जाम वगैरह आएगा आप देंगे तो नॉर्मल थोड़ी टेंशन होनी चाहिए। प्रदर्शन विधि या श्रव्य दृश्य तकनीक को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जैसे आप वीडियो से अगर पढ़ रहे हैं तो वो है जो अधिगम वो आप किताब पढ़ते हो उससे थोड़ा और पॉजिटिव है जो प्रभावित करेगी। अनुकरण भी अधिगम को प्रभावित करता है निश्चित रूप से। अधिगम आकर्षण विकर्षणों से प्रभावित होता है, ऐसा मानना है कुर्ट लेविन का। आकर्षण विकर्षण से प्रभावित होता है। स्थान अधिगम व गुप्त अधिगम का प्रयोग टोलमैन, ये हम पढ़ ही चुके हैं वैसे, है ना। क्षेत्र सिद्धांत मतलब प्रत्याशात्मक सिद्धांत टोलमैन का ही है वो भी। अधिगमित असहायपन सेलिगमैन व मायर कुत्तों पर प्रयोग किया। अवसादग्रस्त व्यक्तियों में ये समस्या होती है, बार बार असफलता के कारण ये चीज उत्पन्न हो सकती है। संज्ञानात्मक मानचित्र के प्रतिपादक कौन है, टोलमैन है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम निष्पादन से थोड़ा अलग होता है। अधिगम व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्रभावित करती है परिपक्वता लेकिन उसके कारण वो नहीं होता। आईपी पावलोव उद्दीपक के मध्य साहचर्य की बात करते हैं। विभेदन सामान्यीकरण की पूरक प्रक्रिया। कुत्ता विशिष्ट घंटी से मिलती जुलती आवाज के प्रति लार नहीं टपकाता है, यही तो विभेदन है। प्रेक्षणात्मक अधिगम बांडुरा ने दिया था। अव्यक्त अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम है। और ये ध्यान रखना आपको, साइन जो हमने पढ़ा था SIGN वाला है ना, वही अव्यक्त भी हैं, उसी को और स्कैन अधिगम जो भी नाम देते हैं। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रेसी का मानना है कि अधिगम अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है, ऐसा मानना प्रेसी का। उत्तम सूचना संसाधन मॉडल प्रेसली बोरकोवस्की स्कड्नेर। इस मॉडल के अनुसार बालकों में उत्तम संज्ञान कई अंतरक्रियात्मक कारकों अंतर वस्तु का ज्ञान, अभिप्रेरणा तथा मेटा संज्ञान का परिणाम होता है। मेटा स्मृति के 3 ज्ञान, मॉनिटरिंग और कंट्रोल। SOR उद्दीपन, प्राणी और अनुक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडल है जो वुडवर्थ का है, SOR मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि SOR मॉडल है जो किसका है, तो वो वुडवर्थ का है। प्रकार्यवादी है जो। O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, प्राणी की विशेषताएं, चिंतन, व्यक्तित्व, सामयिक क्रियाओं को उद्दीपक के प्रति की गई क्रियाओं पर प्रभाव की व्याख्या इस SOR नियम के अंतर्गत होती है।
प्रतिवर्त व्यवहार क्या है? किसी उद्दीपक के द्वारा होने वाली अनुक्रिया निश्चित होना। पियाजे के बारे में क्या है? आत्मसातीकरण को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कहाँ है? पियाजे मानते हैं कि 2 से 7 साल के बालक में परिशक चिंतन, मानसिक रूपांतरण की अयोग्यता होती है। कार्य कारण संबंध के प्रति वो अनभिज्ञ होता है, नहीं जानता है। पियाजे के अनुसार उपकल्पनात्मक चिंतन जो निगमन आगमनात्मक हो सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पियाजे के रूप संक्रियात्मक अवस्था को माध्यमिक शिक्षा से हमने जोड़ा है। स्किनर के सिद्धांत में व्यवहार रचना हेतु पौर्वापर्य स्किनर सिद्धांत का प्रयोग होता है। यह सिद्धांत पशु जीव जंतु को प्रशिक्षण देने में ज्यादा यूजफुल होता है। सार्थक अधिगम अवधारणा डेविड आशुबेल की है। रचनावादी उपागम में अनुदेशनात्मक अभिकल्पना में अन्वेषण, परीक्षा, योजना व व्याख्या क्रिया सूचक शब्दों पर बल दिया जाता है। रचनावाद का 5 ई अनुदेशन मॉडल गेने जॉन डिविया बाइकी द्वारा, जो 5 ई और 7 ई हमने पढ़ा था, इंगेज होनार, वही चीजें। ज्ञान व समाज को पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना है लेव वाइगोत्स्की का। सामाजिक रचनावाद जिन्होंने दिया था कि समाज से ही हमें नॉलेज मिलता है, चीजें सीखते हैं। केस स्टडी व्यक्ति इतिहास का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लिप्ले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था। और ये आजकल जो केस स्टडी है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ट्रेनर हो, सब हैं जो इसका बहुत तगड़े लेवल पर यूज करते हैं। और इस विधि को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग विधि कहा जाता है। पियाजे, बालक प्रारंभ में संज्ञान जीव नहीं होते हैं। बालक दुनिया के लगभग के समस्त ज्ञान को अपनी गतिविधि के द्वारा खोजते या बनाते हैं, इसीलिए उसको निर्मितवादी कहा जाता है। पियाजे का सिद्धांत है उसको। सम्मिलन क्या है? यह विचार प्रक्रिया जिसमें एक स्कीम को नई चीजों पर लागू किया जाता है, और इसी को आत्मीकरण भी कहते हैं, मतलब एक चीज का दूसरी चीज में मिल जाना, प्लस हो जाना, सम्मिलन। पियाजे तीव्र गति से पढ़ाने से अधिगम संभव नहीं है। क्या बात है। प्रत्येक को ज्ञान की संरचना स्वयं करनी होती है, अधिगम अनुकूलन से आता है। धीरे धीरे हम है जो चीज़ों के प्रति अपने आप को एडजस्ट करते जाते हैं और उसी हिसाब से है जो अनुकूलन होता जाता है। क्रो मानते हैं कि मानव अधिगम में इन मानसिक प्रतिक्रिया शामिल कर सकते हैं: निर्देशन, व्याख्या, चयन, सूझ, संरचना, आलोचना और परिवर्तन। एनोक्सिया, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण मानसिक बाधिता है, वो एनोक्सिया कहलाती है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं तो उनको आप ध्यान रखेंगे। कारण मानसिक मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा से संबंधित है। क्रिस्टान इनग्राम। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है, 47 वाला। रचनात्मक सिद्धांत का प्रारंभ बाल्यावस्था। भावात्मक बुद्धि EQ है ना, इमोशनल क्वोशिएंट में साचार्यात्मक चिंतन का प्रयोग होता है। भाव विनिवेश सिद्धांत टोलमैन संकलन है जो इक्लेक्टिक सिद्धांत। मध्यम बैरे की श्रव्य लोप है जो 26 से 54 डेसिबल होती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हल्के सिद्धांत में पूर्व प्रबलनों की संख्या को आगत चर मानते हैं। व्यक्तित्व में अंतर नारी व अंतर नर की अवधारणा जुंग ने दी थी। समंजन प्रक्रिया का प्रारंभ है जो आवश्यकता से होता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रथम विद्यालय सेगविन ने बनाया था। रक्षा युक्ति का प्रयोग अहम द्वारा अचेतन रूप में किया जाता है। पुस्तक पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड के लेखक है जो पोलोक्रीट है। डी स्कूलिंग सोसाइटी है जो इवान इलिच ने चलाई थी। प्रच्छन्न अधिगम संकल्पना टोलमैन की है, बात कर चुके हैं हम। व्यक्तित्व का आद्य प्रारूप है जो युंग मानते हैं। लर्निंग द ट्रेजर विद इन पुस्तक के लेखक है जो डोलार्ड है। मचान अधिगम पार्ड वाला जो सिस्टम है, सीखने वाले को स्वतंत्रता से उन्नति की अनुमति देने की प्रक्रिया मचान अधिगम कहलाती है। विशेष क्या है? और टोलमैन ने व्यवहारवादी संज्ञानात्मक व सर्वाधिक अवधारणाओं को समर्थन किया है। मानव अधिगम संदर्भ के बारे में कार्ल रोजर्स द्वारा पैराविधियों का आत्म प्रेरित अधिगम शीर्षक दिया गया था। कार्ल रोजर्स का है ये आत्म प्रेरित अधिगम वाला लेख। स्किनर व्यवहार आशोधन प्रशिक्षण में प्रणालीगत प्रकार जिसमें नकारात्मक प्रबलन का दिया जाना प्रबलन संकेत की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करने पर निर्भर कराया जाता है। अकर्म अधिगम या दंड अधिगम या परिहार अधिगम कहलाता है। परिहार शब्द यहाँ मैंने यह अनुबंधन क्या है? इसमें अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ व उसकी समाप्ति हो जाने के बाद अनानुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है। इससे अनुबंधन स्नायु संस्थान में अनुबंधित उद्दीपक द्वारा छोड़े गए अनुबंधित उद्दीपक के चिह्न पर निर्भर करता है। प्रॉम्प्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 से 3 कथनों का प्रयोग जिसमें बालक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सके। एक प्रकार से क्यू देना, क्लू देना, क्यू है बोले क्लू कह सकते हैं अपन बोलचाल में। प्रोत्साहन या संकेत देना है ना, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस।
प्रोप्ट सहायता का एक विशिष्ट रूप है जो पहले या टोडलर कौशल का उपयोग करने का प्रयास करता है। प्रॉम्प्टिंग प्रक्रियाओं में शिक्षार्थियों को दी जाने वाली कोई भी मदद शामिल है जो एक विशिष्ट कौशल का उपयोग करने में उसकी सहायता करती है। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि क्लास में टीचर ने कोई आपसे प्रश्न पूछा है, फिर वो थोड़ी सी घुमा फिरा के आसपास में बातचीत करते हैं, तो फिर वो क्या है, वो प्रॉम्प्टिंग है। मौखिक, शारीरिक या भौतिक सहायता शिक्षार्थियों को लक्षित व्यवहार या कौशल में उन्हें प्राप्त करने या संलग्न रहने में सहायता करने के लिए यह दी जाती है। प्रॉम्प्टिंग प्रक्रियाएं प्रोमोट प्रदान करने या हटाने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करती हैं ताकि टोडलर स्वतंत्र रूप से कौशल प्रदर्शन करना शुरू कर दें। ये शब्द ज़्यादातर प्रयोग विशेष बच्चों के कोई भी कार्य सिखाने समय उनको कार्य करने में कोई दिक्कत होने पर उनको शारीरिक, सांकेतिक, भौतिक इत्यादि मदद करने के लिए करते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग आप सीख गए अभी। स्काल्पिंग प्रभाव क्या है? निश्चित अंतराल सूची संबंधित है। अधिगम पठार, ना तो अधिगम बढ़ता है ना घटता है। दर्पण चित्रण यंत्र प्रयास त्रुटि सिद्धांत में होता है दर्पण चित्रण यंत्र, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मानव जीवन एक रिक्त जीवन है, स्किनर। पावलोव ने सन्निधि को महत्वपूर्ण माना है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस सिद्धांत है जो फेस्टिंगर ने दिया। अवधारणा मानचित्रण या संकल्पन नक्शा क्या है? इस अवधारणा का सबसे पहले जोसेफ डी नोवाक द्वारा यूज किया गया था 1960 में। निर्मितवाद से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका मतलब है ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करने के लिए प्रभावी उपकरण। समस्या केंद्रित व छात्र केंद्रित दोनों हैं। छात्रों को क्या सीखना चाहता हूं पर बल दिया जाता है। अवधारणाओं के संबंध में चित्र बनाए जाते हैं। विचारों व जानकारियों को श्रेणीबद्ध संरचना में लेबल तीर के साथ जोड़ता है और ज्ञान को संगठित रूप में व्यक्त करता है। और तो मैं क्या कहूँ, बराबर 2 घंटे और 2 घंटे में जो अपना टॉपिक है जो कंप्लीट है। ओके, धन्यवाद। इसका रिवीजन करना है आपको जरूरी और नोट्स बनाने हैं।